Assalamu alaikum. My name is Laiba Tahir, lecturer zoology from MK Vibrations platform. स्टूडेंट्स एंटोमोलॉजी की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसेक्ट पेस्ट और इंसेक्ट एज क्रॉप पेस्ट। इसके अंदर हम देखेंगे कि इंसेक्ट पेस्ट होता क्या है, पेस्ट की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। देन हमारी जो बेनिफिशियल क्रॉप्स हैं जिसमें कॉटन आ जाती है, एप्पल आ जाती है, शुगर केन आ जाती है, पैडी राइस की फील्ड हमारे पास आ जाती है। इन सारी फील्ड्स को जो है हम वो पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम कॉटन की फील्ड को और उसके जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनका डैमेज, उनकी स्टेजेस, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जो स्टूडेंट्स एंटामोलॉजिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एमके प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसकी रिवीजन कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो 8th सेमेस्टर के एग्जाम्स देने वाले हैं, एंटामोलॉजी के कोर्सेज को पढ़ते हैं, उनके लिए वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देन वो स्टूडेंट्स जो वन पेपर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज अ जोलॉजिस्ट, एज अ बायोलॉजिस्ट, उनके लिए टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का जो मेजर फाइल है वो इन वीडियो से कवर किया जा सकता है। ओके, प्रॉपर तरीके से अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमने देखना ये है कि पेस्ट हमारे पास चीज क्या है। जो हम पेस्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या है। पेस्ट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड पेस्टी से लिया गया है और एक लेटिन वर्ड या लेटिन टर्म पेस्टिस से लिया गया, जिसका मीनिंग है प्लेग और कॉन्टेजियस डिजीज। मतलब पेस्ट जो है वो एक इस तरह की बीमारी को हम कह सकते हैं, इस तरह की बीमारी फैलाता है जो काफी कॉन्टेजियस है और एक वबाई बीमारी है, अछूती बीमारी है कि एक प्लांट से या फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉप को अगर लगी है तो वो दूसरी क्रॉप, तीसरी क्रॉप, देन ये जो है मूवमेंट जो है वो करती रहेगी और बीमारी या डैमेज जो है या फिर लॉस जो है वो कॉज करती रहेगी। ठीक है। पेस्ट इज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज नॉक्शियस, डिस्ट्रक्टिव और ट्रबलसम टू मैन और इज इंटरेस्ट। पेस्ट हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मैन या उसकी बनाई गई किसी भी इंटरेस्ट की चीज को खराब कर रहा है, उसके लिए जो है वो खतरा साबित हो रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो है अब हमारे पास क्या है, पेस्ट है। ठीक है। ओके, पेस्ट ऑर्गेनिजम्स विच इम्पोज बर्डन्स ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन बाय काजिंग। अब पेस्ट इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन पे बर्डन्स काज कर रहे हैं। किस तरीके से काज कर सकते हैं, उनकी क्रॉप प्लांट्स को, उनके फॉरेस्ट को, उनकी ऑर्नामेंटल्स को खराब करके। ठीक है। ह्यूमन बींग्स या फिर उनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की को इंजर करके या उनकी जो डेथ का सबब बन के। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो पेस्ट जो है एक ह्यूमन बींग्स या फिर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स या प्लांट्स एंड फील्ड्स को जो है वो खराब करते हैं। देन डिस्ट्रक्शन और वैल्यू डेप्रिशिएशन ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट्स, या फिर जो चीजें हम स्टोर करके रखते हैं उनकी वैल्यू को कम कर देते हैं, उनके ऊपर अटैक करके, उन चीजों को खराब करके। ठीक है। ओके, पेस्ट्स के अंदर आप कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। हम पेस्ट के अंदर सिर्फ इंसेक्ट्स, जो कि हम पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी की फील्ड में इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स के अलावा निमाटोड्स, माइट्स, स्नेल्स, स्लग्स और कुछ वर्टिब्रेट्स, रैट्स और बर्ड्स। क्योंकि हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मैन मेड थिंग्स को या फिर उनकी क्रॉप्स को या उनके बिलोंगिंग्स, कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उनके लिए जो है वो ट्रबलसम, मतलब कि खतरा साबित हो रहा है। ठीक है। वो सारी चीजें, उनको हम क्या बोलेंगे कि ये पेस्ट की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस, पेस्ट में बी एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट, हाउस होल्ड, मेडिकल, एस्थेटिक एंड वेटरनरी पेस्ट। अब उनकी इंपॉर्टेंस के बेस पे, मतलब पेस्ट जो है वो किस चीज के ऊपर अटैक कर रहा है, और वो एग्रीकल्चरल है, फॉरेस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है, हाउस होल्ड थिंग्स के ऊपर अटैक कर रहा है, मेडिकल की थिंग्स के ऊपर अटैक कर रहा है, एस्थेटिक या फिर वेटरनरी पेस्ट जो है वेटरनरी से रिलेटेड जो है वो चीजों के ऊपर अटैक कर रहा है, तो फिर हम उससे उसकी बेस पे उनको नाम दे देंगे कि इस चीज का पेस्ट है। जिस तरह से अगर वो वेटरनरी मतलब के जानवरों की किसी फील्ड के अंदर रहते हैं उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो हम बोलेंगे ये वेटरनरी पेस्ट है। ठीक है। फॉरेस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है तो बोलेंगे फॉरेस्ट पेस्ट है। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के ऊपर अटैक कर रहा है तो हम बोलेंगे ये क्रॉप के पेस्ट हैं। ठीक है। ओके, अब हमने जो है वो पेस्ट की कैटेगरीज को पढ़ना है। सबसे पहले बेस्ड ऑन द अक्रेंस फॉलोइंग आर पेस्ट कैटेगरीज, अक्रेंस के बेस पे कि किस तरीके से जो है वो पेस्ट अटैक कर रहे हैं और कितनी अमाउंट में अटैक करेंगे, उसकी बेस पे हम पेस्ट की कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास रेगुलर पेस्ट। रेगुलर पेस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्स ऑन क्रॉप क्लोज एसोसिएशन। अब ये वो वाले पेस्ट हैं जो लगातार एक क्रॉप के ऊपर आते रहेंगे और उसको डैमेज करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो राइस टेम्पोरर है वो एक दफा एक क्रॉप के ऊपर आ गया,
ठीक है, उसने डैमेज कॉज करने की कोशिश की, हमने जो है वो टेम्परेरी मेजर्स के साथ या कुछ भी उसके ऊपर उसके कंट्रोल मेजर के साथ उसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। देन दोबारा फिर जो है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएगा। तो ये जो है फ्रीक्वेंटली क्रॉप के ऊपर आते रहते हैं, क्लोज एसोसिएशन होती है इनकी क्रॉप्स के साथ। तो इसकी एग्जांपल में आ जाएंगे राइस स्टेम बोरर, ब्रिंजल, फ्रूट बोरर, ठीक है। देन आते हैं ओकेजनल पेस्ट। ओकेजनल पेस्ट कौन से होते हैं? इन फ्रीक्वेंटली अकर्स। अब ये लगातार नहीं आएंगे, कभी कभार आएंगे, हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, देन कुछ पीरियड टाइम पीरियड जो है ये छोड़ देंगे और देन फिर जो है वो हमारी क्रॉप को खराब करने के लिए आएंगे। इनका क्रॉप्स के साथ कोई क्लोज एसोसिएशन नहीं होता, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में आ जाएंगे केसवर्म ऑन राइस एंड मैंगो स्टेम बोरर। देन आते हैं सीजनल पेस्ट। सीजनल पेस्ट का तो नाम ही मतलब नाम से जाहिर हो रहा है, कर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन एवरी ईयर। हर ईयर में वो अपने सीजन में आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विंटर विंटर में जो है वो जो फसल लगी है तो विंटर के पेस्ट तब आएंगे। समर के अंदर अगर कोई फसल लगी है तो समर के पेस्ट तब आएंगे। तो ये सीजनल पेस्ट होते हैं, हर साल अपने सीजन में आएंगे। इसकी एग्जाम्पल में रेड हेयरी कैटरपिलर ऑन ग्राउंडनट एंड मैंगो होपर्स, ठीक है। देन आते हैं परसिस्टेंट पेस्ट। परसिस्टेंट पेस्ट कैसे पेस्ट है? अकर्स ऑन द क्रॉप थ्रू आउट द ईयर। अब ये एक क्रॉप के ऊपर पूरे साल ही जो है वो अटैक करते रहेंगे एंड इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इनको कंट्रोल करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इस एग्जाम्पल में आते हैं चिली थ्रिप्स एंड मिली बग ऑन गावा। देन आते हैं हमारे पास स्पोरेटिक पेस्ट। स्पोरेटिक पेस्ट कौन से होंगे? पेस्ट अकर्स इन आइसोलेटेड लोकेलिटीज ड्यूरिंग सम पीरियड। अब ऐसी जगह जो मतलब आइसोलेटेड है, ठीक है, आइसोलेटेड बाकी सारी क्रॉप से बिल्कुल जो है वो अलग थलग है, एक अलग फॉर एग्जांपल एक अलग कंट्री के अंदर या एक अलग रीजन के अंदर हमने वो क्रॉप लगाई हुई है, तो उसके ऊपर जो पेस्ट अटैक करेंगे उनको हम बोलेंगे स्पोरेटिक पेस्ट। और उनकी एग्जाम्पल में कोकोनट, स्लग, कैटरपिलर, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास पोटेंशियल पेस्ट। पोटेंशियल पेस्ट, दीज पेस्ट डू नॉट काज मच यूजुअली बट हैव पोटेंशियल टू बिकम पेस्ट। अब ये वो वाले पेस्ट हैं जो इतना ज्यादा लॉस तो कॉज नहीं करते किसी वक्त में, लेकिन इन फ्यूचर ये पेस्ट बन सकते हैं। इनके पास पोटेंशियल होता है पेस्ट बनने का। और पेस्ट क्या बोल रहे हैं हम? पेस्ट पेस्ट ऐसी चीज है, ऐसा इंसेक्ट है जो डैमेज काज करता है हमारी क्रॉप्स को, हमारी चीजों को, तो हम उसको बोलते हैं पेस्ट। क्योंकि आम रूटीन में इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स तो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है, तो हम हर इंसेक्ट को पेस्ट थोड़ी ना कह देंगे। अब हम उस इंसेक्ट को पेस्ट बोलेंगे जो हमारी क्रॉप्स को, हमारी फील्ड्स को खराब कर रहा है, डैमेज कर रहा है, उनको हमें इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, उसको हम बोलेंगे ये हमारा पेस्ट है। तो ये उन इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो इतना ज्यादा लॉस जो है वो नहीं करते, इतना ज्यादा डैमेज काज नहीं करते, लेकिन इनके पास पोटेंशियल होता है कि वो इन फ्यूचर में पेस्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल पेस्ट। इसके एग्जांपल में आते हैं राइस लीफ फोल्डर। देन आते हैं माइग्रेटरी पेस्ट। माइग्रेटरी पेस्ट अब कौन से पेस्ट होंगे? दीज आर दी पेस्ट विच अंडर सर्टेन कंडीशंस माइग्रेट इन लार्ज नंबर्स इन स्वार्म्स, फीड एंड डिस्ट्रॉय ऑल द वेजिटेशंस ऑन देयर वे। मतलब वो माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। जैसे जैसे वो माइग्रेट करते जाएंगे उनकी माइग्रेशन में जो वेजिटेशन आएगी ऑन द वे वो उनको डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, उनको उनके ऊपर फीड करते जाएंगे और हमें जो है वो काफी हद तक इनसे लॉस होगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में डेजर्ट लोकस्ट। लोकस्ट का तो मतलब आपने हमेशा ही सुना होगा ना, टिड्डी दल जब वो आता है एक दफा, तो आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स में है कि वो ढोल बजाते हैं, आग जलाते हैं कि ये जो लोकस्ट है वो किसी तरीके से हमारी फसलों के ऊपर बैठ ना जाए, क्योंकि अगर वो एक दफा बैठ गया तो सारी की सारी फसल को जो है वो खत्म कर देगा। तो ये माइग्रेटरी पेस्ट होते हैं। माइग्रेशन के दौरान ऑन द वे जो है उनके जो भी वेजिटेशन आएगी उनके ऊपर ये फीड कर लेंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। ओके अब हमने जो है वो पेस्ट की कैटेगरीज पढ़नी है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन मतलब किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रक्शन काज करें, उनकी डिस्ट्रक्शन काज करने की बेस पे हमने उनकी कैटेगरीज को पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं एपिडेमिक पेस्ट। एपिडेमिक पेस्ट सडन आउटब्रेक ऑफ अ पेस्ट इन अ स्फीयर फॉर्म इन रीजन एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक रीजन में लार्ज अमाउंट ऑफ पेस्ट ने जो है वो स्फीयर फॉर्म में डिस्ट्रक्शन काज की है, तो उसको हम बोलेंगे एपिडेमिक पेस्ट। इसकी एग्जांपल में राइस हिस्पा। मतलब स्फीयर फॉर्म में सडन आउटब्रेक हुआ है पेस्ट का पर्टिकुलर टाइम और रीजन के अंदर, एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर पर्टिकुलर टाइम में ये इन्होंने अटैक किया, तो हम उसको बोलेंगे एपिडेमिक पेस्ट, ठीक है। देन आता है एंडेमिक पेस्ट। एंडेमिक पेस्ट क्या है? अक्रेंस ऑफ द पेस्ट इन अ लो लेवल इन अ फ्यू पॉकेट्स रेगुलरली एंड कन्फाइंड टू पर्टिकुलर एरिया। मतलब इसके अंदर एक सडन आउटब्रेक या फिर स्फीयर किस्म का जो है वो
इंसेक्ट्स का आउटब्रेक नहीं हुआ, इसमें जो पेस्ट हैं वो लो लेवल में कुछ थोड़े थोड़े अमाउंट में रहते हैं, रेगुलरली अटैक करते रहते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कन्फाइंड रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक पेस्ट है। देन आता है पेंडेमिक। अगर आप एपिडेमिक की कंडीशन को देखो तो एपिडेमिक में वो कह रहे थे कि सडन आउटब्रेक है पेस्ट का, लेकिन रीजन क्या है, किसी एक रीजन के अंदर ही वो डिस्ट्रक्शन काज कर रहे हैं। लेकिन अगर वो एपिडेमिक मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के अंदर फैल जाए, स्प्रेड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब ये पेंडेमिक पेस्ट बन चुका है, क्योंकि ये मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के अंदर जाके डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये पेंडेमिक पेस्ट है। ठीक है। देन आता है हमारे पास पेस्ट की कैटेगरीज ऑन द बायोलॉजिकल नेचर, के उनकी जो है वो नेचर किस तरह से है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो लार्वल स्टेजेस है वो कितनी, उनकी जो अडल्ट स्टेज है या लार्वल से अडल्ट स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, वो वाली बेसिस पे जो है वो हम पेस्ट की कैटेगराइजेशन करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं आर पेस्ट। ये कौन से पेस्ट होते हैं, दीज आर जनरली स्मॉल टू मीडियम साइज इंसेक्ट्स। इनका जो साइज होता है वो स्मॉल से मीडियम साइज के इंसेक्ट्स होते हैं और इनके पास ये कैपेसिटी होती है कि ये लार्ज नंबर ऑफ एग्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, और उनका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है वो शॉर्ट पीरियड में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। एक लार्वल स्टेज है वो एडल्ट में ऐसे कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि आर पेस्ट, और एग्जाम्पल में आ जाते हैं ग्रास होपर्स एंड एफिड्स। देन आते हैं खे पेस्ट। ये कौन से पेस्ट होते हैं, दीज आर यूजुअली लार्ज साइज इंसेक्ट्स विच ले लेसर नंबर ऑफ एग्स। ये लार्ज साइज के इंसेक्ट्स होते हैं और अंडे देने की इनकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, लेसर नंबर ऑफ एग्स जो है ये लेकर रहेंगे और सिवरल मंथ्स लगेंगे इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। मतलब एक लार्वल स्टेज से ये एग स्टेज से अपनी अडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होते वक्त इनको जो है वो सेवरल मंथ्स भी लग सकते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते वक्त। इसकी एग्जांपल में देते हैं मैंगो स्टेम बोरर। ठीक है, ओके। अब हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़ने हैं इंसेक्ट्स पॉपुलेशन लेवल के हवाले से कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जीईपी। जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉपुलेशन, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन की इस तरह की एवरेज डेंसिटी होती है जो लॉन्ग पीरियड एक ही टाइम, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी जगह पर अगर मौजूद है उसके ऊपर टेम्परेरी इंटरवेंशन जो हम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके लेवल को कम करने के लिए, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और अगर उनके नंबर में कोई कमी या ज्यादती आ रही है तो वो भी सिर्फ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से ही आ रही है, उनके जो नंबर में फ्लक्चुएशन आ रही है। बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल उस पेस्ट के ऊपर अगर कोई प्रीडेटर अटैक कर रहा है तो वो प्रीडेटर्स जो है उनके पेस्ट के नंबर को कम कर देंगे। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर लाइक टेम्परेचर उनको फेवरेबल नहीं है, लाइट फेवरेबल, या उनको वाटर की जो टेंडेंसी है वो उतनी कंप्लीट नहीं मिल रही उनके सर्वाइवल के लिए, तो वो चीजें जो है वो इनके नंबर को कम ज्यादा कर सकती हैं। हमारी तरफ से जो हम टेम्परेरी इंटरवेंशन कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनका उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरह के लेवल को या इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन की। ये वो डेंसिटी है इंसेक्ट्स की जो एक टाइम में जो है वो मौजूद रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे कंट्रोल करने से भी उनका लेवल जो है वो कम ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो अब उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अराउंड विच द पेस्ट पॉपुलेशन tends to fluctuate due to biotic and abiotic factors but unaffected by temporary intervention of control। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक इंजरी लेवल, द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज। अब हमारे पास इकोनॉमिक इंजरी लेवल वो लेवल है जिसमें इंसेक्ट की जो डेंसिटी है, लोएस्ट पॉपुलेशन इंसेक्ट की वो डेंसिटी जो इकोनॉमिक डैमेज कॉज कर सकती है, तो उस वाली डेंसिटी को हम क्या बोलेंगे, ये उनका जो है वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल जनरेट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने लगी हूँ कि हमारे पास अगर दो पेस्ट है, ठीक है, दो पेस्ट घूमते फिरते हैं, ठीक है, हमारे लिए वो इतने ज्यादा मायने नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो डैमेज इतना ज्यादा कॉज नहीं कर रहे। अगर दो से वो हो गए हैं 10, ठीक है, तो अब 10 जो है वो उनकी क्या है, अब वो 10 मिलकर 10 से अगर 100 भी हो जाए तो हमें इतना ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 10 है वहां से उन्होंने अपना डैमेज कॉज करना शुरू कर दिया है, तो अब वो 10 वाले इंसेक्ट की जो वैल्यू है उसको हम बोल सकते हैं कि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है जो इकोनॉमिक डैमेज कॉज कर सकती है। अब 10 से वो 12 हो, 13 हो, 100 हो, हमें 10 से ही जो है उसको कंट्रोल करना है, हमें डैमेज कॉज नहीं करने देना। तो इसका ये मतलब है इकोनॉमिक इंजरी लेवल वो लेवल है जिसमें इंसेक्ट की लोएस्ट पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो इकोनॉमिक डैमेज कॉज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल हमारे पास अब वो वाला लेवल है जिसमें हम प्रिवेंटिव मेजर्स करके इस लेवल को इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक जाने से रोक सकते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है ना कि अब अगर ये एक सीजनल है, इससे ज्यादा अगर इंसेक्ट आपके बढ़े
इंसेक्ट की सॉरी पेस्ट की पॉपुलेशन बढ़ी तो ये आपको जो है वो इकोनॉमिक डैमेज दे सकती है, लॉस क्रिएट कर सकती है। यहाँ पे आपने जो है वो इसको क्या करना है, रोकना है, प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल के। ऐसी पॉपुलेशन डेंसिटी जिसमें आपने उसको कंट्रोल करना है, उसको मैयर तो कर लिया आपने, फिर बाद में उसके ऊपर क्या करने हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं, उसको कंट्रोल करना है ताकि वो जो है वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक ना पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है डैमेज बाउंड्री। डैमेज बाउंड्री का लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज विच कैन बी मेजर्ड। अब डैमेज बाउंड्री क्या है, वो डैमेज का लोएस्ट लेवल है जिसको मेजर किया जा सकता है, जहां से मेजरमेंट हमारी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, ये डैमेज बाउंड्री है। देन इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल इज ऑलवेज लेस देन इकोनॉमिक इंजरी लेवल। जो थ्रेशोल्ड लेवल है हमेशा इंजरी लेवल से कम होगा, क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड लेवल तो वो लेवल है ना जो हमें सिग्नल दे रहा है कि अगर अब इससे जो है वो पेस्ट बढ़े, आपने प्रिवेंटिव मेजर्स ना किया तो ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंच सकता है। तो ये हमेशा जो है वो EIL से ETL स्मॉल होगा, ठीक है। प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर कंट्रोल मेजर्स, और ये सफिशिएंट टाइम देता है हमें मेजर्स करने, कंट्रोल मेजर्स करने के लिए कि अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो आपकी जो फसल है वो डैमेज होने से बच सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ना है पेस्ट की कैटेगरीज को, GEP और इकोनॉमिक इंजरी लेवल की बेस पे हमने इसको कैटेगराइज करना है। सबसे फर्स्ट वन आ जाते हैं हमारे पास की पेस्ट, ठीक है। की पेस्ट कौन से पेस्ट होते हैं, ये काफी सीवियर और डैमेजिंग पेस्ट होते हैं। इसमें जो GEP है वो हमेशा EIL से ऊपर रहता है, ठीक है। और जो उसके टेम्परेरी हम स्प्रे करते हैं उससे जो है वो उनकी पॉपुलेशन EIL से कम आ जाती है, लेकिन फिर दोबारा उस उसकी जो डेंसिटी है वो अप हो सकती है। और ये जो है हमारे पास क्या होते हैं, परसिस्टेंट पेस्ट होते हैं। जो पीछे हम कैटेगरीज पढ़ कर आए हैं, परसिस्टेंट पेस्ट और स्पोरेडिक पेस्ट, उनके अंदर आपने देखा होगा कि परसिस्टेंट पेस्ट कौन से हैं। द इन्वायरमेंट मस्ट बी चेंज टू ब्रिंग GEP बिलो EIL। तो फिर हमें इन्वायरमेंट को जो है वो कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ता है ताकि हम GEP को इकोनॉमिक इंजरी लेवल से कम लेकर आ सके। और इस एग्जाम्पल में आते हैं कॉटन बॉलवर्म एंड डायमंड बैक स्मॉथ, ठीक है, बैक मॉथ। देन हमारे पास आ जाते हैं मेजर पेस्ट। ओके, मेजर पेस्ट के अंदर GEP लाइज वेरी क्लोज टू EIL और कोइंसाइड्स विद EIL। इसमें जो हमारे पास GEP है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वो EIL इंजरी लेवल के बिल्कुल क्लोज क्लोज उनके पैरेलल जो है वो चलेगी, ठीक है। इसमें जो इकोनॉमिक डैमेज है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं टाइम टू टाइम, और अपने स्प्रेस को जो है वो रिपीट करके उसको हम इकोनॉमिक डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल में देते हैं कॉटन जैसिड और राइस टेम्परर। देन आते हैं माइनर पेस्ट और अकेजनल पेस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें जो GEP है वो हमेशा EIL से क्या होगी, कम होगी, और रेयर चांसेस में ही उसको इकोनॉमिक इंजरी लेवल को क्रॉस करेगी, ठीक है। उसको हम जो है वो स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल में लेते हैं कॉटन स्टेनर्स, राइस हिस्पा और एश वीवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है वो कैटेगरीज। अब हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट में क्या होगा, जो GEP है वो हमेशा EIL से कम रहेगी और कभी कभार जो है वो EIL को क्रॉस करेगी और स्वीयर लॉस कुछ प्लेसेस में जो है वो कॉज कर सकती है। और इसकी एग्जांपल में क्या है, शुगर केन, पायरिल्ला, व्हाइट ग्रब या हेयरी कैटरपिलर, ठीक है। देन आता है पोटेंशियल पेस्ट। पोटेंशियल पेस्ट आपने पीछे भी पढ़ा कि वो वाले पेस्ट इनके पास पोटेंशियल होता है कि इन फ्यूचर जाके वो पेस्ट बन सके या डैमेज कॉज कर सके। तो इसमें भी यही है, दे आर नॉट पेस्ट एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में वो पेस्ट नहीं है, लेकिन इसमें GEP जो है वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल से हमेशा जो है वो कम होती है। इफ इन्वायरमेंट चेंज मे कॉज इकोनॉमिक लॉस। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक लॉस कॉज कर सकते हैं इन फ्यूचर में पेस्ट बन के, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास एस लिटूरा पोटेंशियल पेस्ट है नॉर्थ इंडिया का एग्जाम्पल में। ओके, अब हमारा जो पेस्ट वाला पोर्शन था, इंसेक्ट पेस्ट की कैटेगरीज, इसके अंदर हमने देख ली कि कौन कौन से पेस्ट जो है वो किस किस एतवार से हमें पता होना चाहिए कि ये वाला पेस्ट जो है ये डिस्ट्रक्शन काज कर सकता है, ये ईयर टू ईयर आता है कैसे, जो भी चीजें थी वो आपने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब जो है वो हम लोगों ने देखना है इंसेक्ट पेस्ट की कैटेगरीज को, कि इंसेक्ट पेस्ट जो है वो हमारी क्रॉप्स को, जो हमारी कमर्शियल क्रॉप्स हैं उसको किस तरह से डैमेज कर रहे हैं, और उन क्रॉप्स के जो मेजर पेस्ट हैं, वो वाले पेस्ट जिनके बारे में एंटोमोलॉजी की फील्ड में रहते हुए हमें पता होना चाहिए। अगर हमें उन्हें पेस्ट के बारे में पता होगा तो इजीली जो है हम उनके प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो कर सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हमारे पास क्या है, किंग ऑफ फाइबर्स कमर्शियल क्रॉप, कॉटन की बात करने वाले हैं। इसको जो है वो हम व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। कॉटन की क्रॉप को हम व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। व्हाइट गोल्ड मतलब कितना, मतलब हमारे लिए इतना मतलब प्रीशियस होता है, इतना महंगा होता है। और व्हाइट गोल्ड मीन्स कि ये कॉटन की क्रॉप भी हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है, कमर्शियल क्रॉप है। अगर ये खराब होगी तो हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, ठीक है। देन इसका जो जीनस है वो क्या है, गॉसिपियम हर्बेशियम, और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, मलवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कि वो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, किसी भी क्रॉप के जीनस का नेम, ठीक है, उसकी फैमिली, और उसके जो पेस्ट हैं वो, देन उनका प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है। ओके। अब कॉटन क्या है, कॉटन इज अ सॉफ्ट फ्लफी स्टेपल फाइबर, ये फाइबर है दैट ग्रोज इन अ बॉल और प्रोटेक्टिव केस, जो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ग्रो करता है अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। और इन बॉल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्लांट के जो है वो सीड्स मौजूद होते हैं। ये सारी कॉटन क्रॉप दिखाई गई है, ठीक है। द फाइबर इज ऑलमोस्ट प्योर सेल्यूलोज, और इस फाइबर, ये फाइबर जो है वो किससे मिलकर बना है, प्योर सेल्यूलोज का बना होता है। और इसके अंदर माइनर परसेंटेज होती है वैक्सीज की, फैट्स की, पैक्टिन की और वाटर की। मतलब ये सारी माइनर परसेंटेज में प्रेजेंट होगी, और ज्यादा अमाउंट में इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब कॉटन प्लांट के बेनिफिट्स क्या हैं इंसानों के लिए। पीपल यूज बार्क ऑफ द रूट टू मेक मेडिसिन, जो इंसान है वो इसकी बार्क को यूज कर सकते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। ये हाइपोअलर्जेनिक है, ये वर्स भी हो सकती है। ये सेंसिटिव स्किन को इरिटेट भी कर सकती है और एलर्जीज भी काज कर सकती है। वुमेन्स जो है वो अपने मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में कॉटन का यूज करती हैं। देन जो कॉटन है वो हम सर्जिकल ड्रेसिंग के अंदर, कॉस्मेटिक पर्पजेज में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसी वजह से इसको हम कॉटन वूल या फिर सर्जिकल कॉटन भी बोलते हैं। कॉफी फिल्टर्स के अंदर भी यूज होती है। होम के अंदर, मतलब घरों के अंदर हम बेडशीट्स या कर्टन्स बनाने के लिए भी कॉटन का यूज करते हैं। देन कॉटन के जो सीड्स हैं वो हम कैटल्स को भी दे सकते हैं, कि उसके ऊपर वो फीड करवा सकते हैं कैटल्स को, और इनके सीड्स को क्रश करके हम ऑयल, रबर और प्लास्टिक भी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हमने देखने हैं कि कॉटन के कौन कौन से पेस्ट हैं। कॉटन सर्व्स एज अ परफेक्ट होस्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स। कॉटन जो है वो वैरायटी ऑफ इंसेक्ट का क्या है, परफेक्ट होस्ट है, जिसके ऊपर आके वो रहें और उसके ऊपर फीड करें। ये उसको जो है वो परफेक्ट होस्ट वाली फैसिलिटीज देता है। कॉटन इज ससेप्टेबल टू अ वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। मोर देन 1300 species of insects are found attacking on cotton crop, and more than 93 insects and mites are found damaging for the cotton crop in Pakistan। मतलब जो इंसेक्ट्स की 1300 स्पीशीज ऐसी हैं जो कॉटन क्रॉप के ऊपर अटैक करती हैं, और पाकिस्तान के अंदर 93 इंसेक्ट्स से ज्यादा इंसेक्ट्स और माइट्स हैं हमें मिले हैं, जो डैमेज कॉज करते हैं, कॉटन क्रॉप को डैमेज करते हैं, ठीक है। ओके। अब होस्ट प्लांट क्या होता है, द प्लांट्स ऑन विच इंसेक्ट फीड्स आर कॉल्ड एज होस्ट प्लांट। वो वाला प्लांट जिसके ऊपर इंसेक्ट फीड करता है उसको हम बोलते हैं उसका होस्ट प्लांट है। कुछ इंसेक्ट्स मोनोफेगस होते हैं, मोनो मीन्स एक, ठीक है, फेगस मीन्स ईटिंग, फीडिंग करना, ठीक है। मोनोफेगस मीन्स के एक ही प्लांट के ऊपर फीडिंग करेंगे, एक प्लांट के स्पीशी के ऊपर। एंड अदर्स आर कॉल्ड एज पॉलीफेगस, और दूसरे हम क्या बोलते हैं, ये पॉलीफेगस होते हैं। उनका काम क्या होता है, इनकी डाइवर्स रेंज होती है फीडिंग की और लिविंग की। तो मोनोफेगस वो जो सिर्फ प्लांट की एक स्पीशी को ही प्रेफर करेंगे, अगर वो स्पीशी खत्म हो गई तो वो नेक्स्ट दूसरी स्पीशी के ऊपर मूव नहीं करेंगे, वो वहां पर जो है वो स्टिल सेकंड जो है वो रहेंगे, दूसरी स्पीशी को खराब नहीं करेंगे। लेकिन पॉलीफेगस इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, जो अगर एक प्लांट की स्पीशी के ऊपर उसने अटैक किया है, वो सारी उसने डिस्ट्रॉय कर दिए, डैमेज कर दिए, देन वो दूसरी स्पीशी के ऊपर भी मूव कर सकता है, क्योंकि उसकी जो फीडिंग बिहेवियर है वो पॉलीफेगस है, ठीक है। ओके, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट अब क्या है, ये इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव इन्वायरमेंट एक्सेप्टेबल टेक्निक्स जो है वो मार्केट में लेकर आए, जिससे हमारी जो क्रॉप है वो भी खराब ना हो, और हमारे जो पेस्ट है वो भी हम उसको भी इजीली जो है वो मैनेज कर ले। लेकिन पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को करने के बावजूद जो है वो इंसेक्ट्स ज्यादा अपने अंदर जो है वो रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म लेकर आ रहे हैं, और अपने लाइफ को या अपने लाइफ साइकिल को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन हमारी क्रॉप्स को के लिए जो है वो खतरा बन रहे हैं, ठीक है। ओके। अब हमने जो है वो कॉटन के मोस्ट कॉमन इंसेक्ट्स को देख रहे हैं, कि हमारी जो कपास की फसल है, कॉटन की फसल है, उसके ऊपर कौन से इंसेक्ट्स जो है वो एज अ पेस्ट अटैक करते हैं। तो सबसे पहले सरफेस ग्रास ऊपर, ब्लैक हेडेड क्रिकेट, देन हाउस क्रिकेट, कॉटन जैसिड, कॉटन व्हाइट फ्लाई, कॉटन एफिड, देन स्पॉटेड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, आर्मी वर्म, कॉटन लीफ रोलर, कॉटन सेमिलुपर, थ्रिप्स, कॉटन ग्रे वीवर, डस्की कॉटन बग एंड अमेरिकन बॉलवर्म। ये सारे वो वाले इंसेक्ट्स हैं जिनको हमने नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स में
पढ़ना है, उनके साइंटिफिक नेम्स को पढ़ना है। देन हमने उनके जो है वो स्टेजेस को पढ़ना है, लाइफ साइकिल की स्टेजेस को, उनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है कि वो अपने अडल्ट में, अपने लार्वल में, अपने निम्स में किस तरह के दिखते हैं, ये सारी चीजों को पढ़ना है। देन हमने इनके देखने हैं डैमेज के, ये हमारी फसल को कौन सा डैमेज कॉज कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसके जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स को देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इसका कल्चरल, बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल है, ये बाय नेम ही आप लोग देखोगे, लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि इंसेक्ट पेस्ट को ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या आएंगे, कल्चरल कंट्रोल में क्या आएंगे, और देन जो है वो केमिकल कंट्रोल में कौन से प्रोसीजर्स आते हैं। ठीक है, ओके। सबसे फर्स्ट वन आता है हमारे पास सरफेस ग्रास हुपर। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपने याद रखना है, क्रोटोगोनस ट्राइकीपटेरस साइंटिफिक नेम। देन कॉमन नेम इसका सरफेस ग्रास हुपर है। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्थोप्टेरा। फैमिली क्या है हमारे पास, एक्रेडिडे, ये फैमिली है। और इसका स्टेटस क्या है, ये पोटेंशियल पेस्ट है कॉटन का और वेजिटेबल्स का। कॉटन के ऊपर भी फीड करेगा और वेजिटेबल्स के ऊपर भी ये फीड करेगा। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फूड प्लांट्स से किस प्लांट्स के ऊपर जो है वो फीड करेगा, कॉटन, समर वेजिटेबल्स और कुछ अदर क्रॉप्स के ऊपर ये फीड करेगा। अगर हमने इसकी स्टेजेस को देखना है, स्टेजेस की डिस्क्रिप्शन को देखना है कि अपने एडल्ट में और इसकी जो एग स्टेज है और इसकी जो निम्फल स्टेज है उसमें कैसा होगा, तो वो हम देखते हैं एडल्ट के अंदर ये अर्थली कलर्ड होगा, मतलब जिस तरह का हमारी अर्थ का कलर है बिल्कुल वैसे ही जो है वो इसका एडल्ट, इसकी जो फुली फॉर्म जो इसकी कंडीशन है उसमें ये अर्थ कलर का होगा। देन एग्स जो है इनके ओवल इन शेप होंगे। जो अब इनकी निम्फ स्टेज है, तो ये आपने मेटामॉर्फोसिस के अंदर कंप्लीट वीडियो अगर आपने उसकी देखी है तो आपको पता होगा कि जो हम निम्फ या फिर नेयर्स या फिर लार्वल स्टेज बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, कि अगर कोई इंसेक्ट जो है जिसके अंदर हेमी मेटामॉर्फोसिस हो रही है या फिर पारो मेटामॉर्फोसिस हो रही है या पारो मेटाबोलस है, हेमी मेटाबोलस है, तो उसके अंदर निम्फल स्टेज आती है। ठीक है, अगर कोई इंसेक्ट होलो मेटाबोलस है तो फिर निम्फल स्टेज कन्वर्ट हो जाती है किससे, लार्वल स्टेज से, लार्वल से देन प्यूपल स्टेज आ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे एडल्ट हैं वो देख लिया, एग्स देख लिया। नेम्स के बारे में हम देखते हैं। नेम्स रिजेंबल्स द एडल्ट, इसमें जो निम्स हैं वो बिल्कुल एडल्ट की तरह ही दिखते हैं। 5 रियरली 6 निम्फल मोल्ड्स। अब जो निम्फल मोल्ड्स है, मोल्ड्स का मतलब आपको पता है ना कि एक इंसेक्ट जो है वो अपने थ्रू आउट द लाइफ मोल्टिंग और एक्डाइसिस करता है, अपनी एंडोस्केलेटन को शेड करता रहता है ग्रो करने के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो निम्फल मोल्ड्स हैं वो तकरीबन 6 होते हैं और 6 मोल्ड्स के बाद ये जो है वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेस के बारे में हम देखना है कि जो एग्स हैं इसके वो 60 एग्स प्रोड्यूस करता है 3 to 4 क्लस्टर्स के अंदर। और अगर निम्स की बात करें तो विंटर के अंदर इनके जो निम्स है वो 8 to 10 वीक्स तक इनका ड्यूरेशन रहता है निम्फल स्टेज का। और समर के अंदर 30 to 186 डेज तक निम्फल स्टेज रहती है। निम्फल स्टेज के बाद फिर ये एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो ये एक्टिव पीरियड इनका कब होता है, एक्टिव पीरियड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर इनकी जो फीडिंग है वो भी ऑन द टॉप हो, इनका जो ईच एंड एवरीथिंग लाइफ की एक्टिविटी है जिसके अंदर ये एग प्रोड्यूस करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो फेब्रवरी से अक्टूबर के जो ड्यूरेशन के अंदर एक्टिव होती है। ये एक्टिव पीरियड होता है इनका। ये फीडिंग भी ज्यादा करते हैं, रिप्रोडक्शन भी ज्यादा करते हैं, एग्स भी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और अब इनका इनएक्टिव पीरियड क्या होगा, इनएक्टिव पीरियड क्या होगा जिसके अंदर अब ये जो है वो हाइबरनेशन के अंदर चले जाते हैं। इनको जो है फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही, अपने आप को क्या कर लेंगे, हाइबरनेट कर लेंगे, स्लीप के अंदर चले जाएंगे। और दूसरे जो इनके एग्स हैं वो प्यूपल कंडीशंस के अंदर या फिर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनएक्टिव पीरियड इनका क्या होता है, फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर टू जनवरी टू फेब्रवरी, अक्टूबर से नवंबर या फिर जनवरी से फरवरी के दरमियान का जो पीरियड है वो इनएक्टिव होता है। देन ऑप्टिमम एक्टिविटी मतलब मई से अगस्त के दरमियान इनकी जो डिस्ट्रक्शन फैलाने वाली कैपेसिटी है, इनकी जो एग लेइंग कैपेसिटी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ऑन द टॉप होगी। ठीक है, तो हम इनके एक्टिव पीरियड से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारी फसल फरवरी से अक्टूबर के दरमियान लग रही है तो उसके ऊपर ये अच्छा खासा डैमेज कॉज करके जाएंगे। और ऑप्टिमम एक्टिविटी मई से अगस्त के दरमियान होती है, तो इन ड्यूरेशन के अंदर भी ये जो है वो अच्छा खासा लॉस जो है वो कर देंगे फसलों को। ठीक है,
एक साल के अंदर इनकी नंबर ऑफ जनरेशन कितनी होती हैं? 2 नंबर ऑफ जनरेशन होती हैं। मोड ऑफ डैमेज, अब ये किस तरह का डैमेज कॉज करते हैं हमारी कॉटन की क्रॉप्स को? इसको जो है वो हम टोका भी बोलते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस डैमेज। ये सीरियस डैमेज कॉज करते हैं, क्या करते हैं? दे डू बाय कटिंग अवे सीडलिंग्स ऑफ कॉटन, ये कॉटन की सीडलिंग्स को कट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। एंड मैनी अदर कल्टिवेटेड क्रॉप्स, इसके अंदर क्यूकरबिट्स एंड दूसरी भी कल्टिवेटेड क्रॉप्स आ जाएंगी। क्यूकरबिट्स जो है हमारी वाटरमेलन्स की जो फैमिली है उसको बोलते हैं। तो ये कॉटन के अलावा इन फैमिलीज के ऊपर भी डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। और इन सीवियर केसेस रीसोइंग ऑफ क्रॉप बिकम नेसेसरी, और सीवियर केसेस में जब इन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज कॉज कर दिया तो दोबारा फिर जो है वो हमें क्रॉप के सीड्स को लगाना पड़ता है, तो फिर हमारी जो क्रॉप की फसल है वो होती है। अदरवाइज ये सारी की सारी सीडलिंग्स को ये खराब कर देंगे तो फिर क्रॉप की फसल हमारी कैसे होगी? अब इसके कंट्रोल के अंदर हम देखते हैं कल्चरल कंट्रोल्स। कल्चरल कंट्रोल्स वो वाले कंट्रोल्स होते हैं जिसको कल्चर जो मतलब फसल लगाने वाले अपने शुरू से बावजदाद से करते हुए आ रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कल्चरल कंट्रोल्स है। उनकी कल्चर के अंदर ये चीज शामिल है कि इस तरीके से भी हम इस पेस्ट से जान छुड़वा सकते हैं, ठीक है। टू चेक द मूवमेंट बैरियर्स डिजीज में बी मेड, इनकी मूवमेंट को देखते हुए हम उनकी मूवमेंट के दरमियान बैरियर लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये पेस्ट जो है ये हमारी क्रॉप की फील्ड है, तो पेस्ट जो है हमारे वो इस साइड से अटैक करना शुरू कर गए, यहाँ पे वो सारी चीज खत्म करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट वाली रो में, नेक्स्ट वाली रो में, तो फिर हम क्या करेंगे? उनके दरमियान बैरियर लगा देंगे ताकि उनकी मूवमेंट को जो है वो रोक सके और हमारी जो फसल है बाकी की वो बच सके, ठीक है। देन कलेक्ट बाय हैंड नेट्स एंड देन डिस्ट्रॉय, हम अपने हैंड नेट से उनको कलेक्ट कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यूज हायर स्पीड रेट, हायर स्पीड रेट मतलब हमारी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए उसको कलेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करने की, ठीक है। कल्चरल कंट्रोल के अलावा भी अगर हमसे वो नहीं संभल रहे तो हम उसको केमिकल कंट्रोल से भी रोक सकते हैं। उसमें हमारे पास जो केमिकल्स हैं वो क्या है? एंडोसल्फिन केमिकल को हम 150 to 200 ml पर एकड़ जो है वो यूज करके इन इंसेक्ट से जान छुड़वा सकते हैं, इन पेस्ट से जान छुड़वा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारे पास आता है ब्लैक हेडेड क्रिकेट। ब्लैक हेडेड क्रिकेट का जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्राइलस बीमाकुलेटस, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम्स आपने याद रखने हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो ब्लैक हेडेड क्रिकेट है, या फिर द टू स्पॉटेड क्रिकेट भी उनको बोल सकते हैं। ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा से बिलोंग करता है, फैमिली ग्राइलिडी फैमिली है इसकी, ठीक है। स्टेटस क्या है? ये सीरियस पेस्ट इंसेक्ट है, इंसेक्ट पेस्ट है कॉटन का, इन पेस्ट ऑफ डीजी खान एंड एडजॉइनिंग एरियाज, डीजी खान के एरियाज में और उसके इर्द गिर्द के एरियाज में जो कॉटन का सबसे सीरियस पेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक हेडेड क्रिकेट बोलते हैं, ठीक है। और ये इस तरह का होता है ब्लैक हेडेड क्रिकेट। अब इसके फूड प्लांट्स कौन से हैं? ये कॉटन के अलावा कौन से प्लांट्स को ही फीड करेगा? कॉटन के ऊपर अटैक करेगा, टोबैको के ऊपर, मेज के ऊपर, गॉड्स के ऊपर और दूसरी अदर क्रॉप्स के ऊपर भी अटैक कर सकता है। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को देखें तो उसमें जो एडल्ट है वो ब्लैक कलर का अडल्ट होगा विद ब्राउन पैचेस ऑन द हेड एंड थोरेक्स, हेड के ऊपर और थोरेक्स के ऊपर ब्राउन कलर के पैचेस मौजूद होंगे, ठीक है। येलो स्पॉट्स ऑन द फोरविंग्स, फोरविंग्स उसके जो फोरविंग्स है उनके ऊपर येलो कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे, और जो उनके हाइंड विंग्स है वो क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे। अगर आपको इनकी एडल्ट्स की, एग्स की, निम्स की जो है वो डिस्क्रिप्शन याद होगी तो आप इजीली जो है वो किसी भी क्रॉप को पेस्ट लगा होगा तो इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसका प्रिवेंटिव मेजर उसके केमिकल्स को उसके ऊपर अप्लाई करके उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है माइंड में रखने वाली हैं। एडल्ट्स हमने देख लिए। देन एग्स की अगर हम बात करें तो जो इसके एग्स हैं वो येलो से क्रीमी व्हाइट कलर के होते हैं और फिर जो है वो हैचिंग से पहले ये ग्रे कलर में ट्रांसफर हो जाते हैं। निम्फ की अगर बात करें तो ब्लैक विद डार्क पैचेस ऑन द हेड एंड थोरेक्स, हेड एंड थोरेक्स के ऊपर ब्लैक के साथ, ब्लैक डार्क पैचेस के साथ साथ जो है इसकी स्किन मौजूद होगी। और इनके जो निम्फल इंस्टार्स हैं वो क्या होंगे? 6 निम्फल इंस्टार्स होंगे। इंस्टार्स क्या है कि जब एक ऑर्गेनिज्म एक्डाइसिस या मोल्टिंग करता है तो एक्डाइसिस और मोल्टिंग के दरमियान की जो स्टेज होती है हम उनको बोलते हैं ये इंस्टार्स जो है वो बन रहे हैं। तो ये 6 निम्फल इंस्टार्स के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? अपने एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेस की बात करें तो जो इसकी एडल्ट स्टेज है वो 1 से 3 मंथ के दरमियान रहती है, मतलब एडल्ट जो है वो इसका 1 से 3 मंथ जो है वो सर्वाइव करेगा, फिर एग ले करेगा, देन जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद एग्स की अगर हम बात करें तो 400 से 500 एग्स ये ले करते हैं। निम्स की बात करें तो ये 33 डेज के ड्यूरेशन में ये इसका होता है कि निम्स जो है वो 33 डेज मई से जून के दरमियान रहेगा और 128 डेज का जो इसका ड्यूरेशन होता है वो सितंबर से मार्च के दरमियान होता है, ठीक है। तो स्टेजेस की आपको समझ आ रही है ना कि
उसकी अगर 3 स्टेजेस हैं तो उनकी स्टेजेस कितने कितने ड्यूरेशन की होंगी, कितने कितने ड्यूरेशन में वो रहेंगे और देन कन्वर्ट होंगे नेक्स्ट स्टेज में, तो इसका ये मतलब है। देन लाइफ हिस्ट्री की बात अगर हम करें तो उसमें जो उसका एक्टिव पीरियड है वो अप्रैल से मिड नवंबर तक का है, इनएक्टिव पीरियड जो है वो नवंबर से मार्च तक का है, और ऑप्टिमम जो एक्टिविटी है वो जून के अंदर ये ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है। नंबर ऑफ जनरेशन जो है वो इसकी एक साल में कितनी होंगी, 4 होंगी, ठीक है। देन मोड ऑफ डैमेज, ये किस तरह का डैमेज कॉज करता है। बोथ निम्फ एंड एडल्ट ऑफ क्रिकेट और वोरेशियस फीडर्स ऑफ कॉटन सीडलिंग्स कटिंग स्लाइटली अबव द ग्राउंड, ये भी वोरेशियस फीडर्स होते हैं किसके, कॉटन के सीडलिंग्स के। दे आल्सो ईट अप यंग लीव्स ऑफ द ग्रोइंग प्लांट्स, ये ग्रोइंग प्लांट्स के यंग लीव्स के ऊपर भी फीड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब इसकी सीवियर इन्फेस्टेशन हो जाती है तो हमें जो है वो कॉटन को दोबारा रीसो करना पड़ता है। इसकी जो फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन है वो काफी हद तक मैक्सिमम डैमेज जो है वो करके जा चुकी होती है, ठीक है। हमने बोला है ना कि एक साल के अंदर 4 जनरेशन होती है, जो पहली और दूसरी जनरेशन है वो मैक्सिमम डैमेज जो है वो कॉज कर देती है आपकी कॉटन की क्रॉप को। अगर हम इसके कंट्रोल की बात करें तो इसमें जो है वो कार्बराइल, हम जो है वो कल्चरल नहीं, सॉरी यहाँ पे केमिकल कंट्रोल ही आना था। इसमें हम कार्बराइल केमिकल को यूज कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा हम एंडोसल्फान केमिकल को यूज कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। देन हमारे पास आता है हाउस क्रिकेट। हाउस क्रिकेट का जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास है एक ईटा डोमेस्टिकस। बेटा ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं ये याद करने वाले हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पेस्ट है वो किस क्रॉप का है, ठीक है। कॉटन का है, पैडी राइस का है, एप्पल का है, शुगर केन का है, तो ये मेमोराइज करने वाली चीजें हैं। एक ईटा डोमेस्टिकस जो है ये साइंटिफिक नेम एक ही पेस्ट होता है, ये नहीं है कि ये वाला पेस्ट जो है वो इस नाम का पेस्ट जो है हमें कोई और भी नजर आएगा, किसी और पेस्ट का भी ये नाम है। साइंटिफिक नेम एक पेस्ट को एक ही हम जो है वो देते हैं। तो एक ईटा डोमेस्टिकस जो है वो हाउस क्रिकेट है, कॉमन नेम हाउस क्रिकेट, ऑर्डर जो है ऑर्थोप्टेरा है, फैमिली जो है वो ग्राइलिडी है। पोटेंशियल पेस्ट है ये कॉटन का। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह पे पेस्ट मौजूद होगा। फूड प्लांट्स में मैनी कल्टिवेटेड क्रॉप प्लांट्स एज जनरल फीडर्स, कल्टिवेटेड क्रॉप प्लांट्स के ऊपर ये जो है फीड करेगा, ठीक है। इसका जो इमेज है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेज की बात करें तो जो इसका एडल्ट है वो लाइट ब्राउन या फिर स्ट्रॉ कलर का होगा। ये देखो लाइट ब्राउन कलर का जो है वो इसका एडल्ट है। जो इसके एग्स हैं वो येलोइश या सिलेंड्रिकल, येलोइश होंगे और सिलेंड्रिकल होंगे। देन जो इसका निम्फ है वो एडल्ट के साथ क्या होगा, रिजेंबल करेगा। और हमने जब मेटामॉर्फोसिस पढ़ी थी तो हमें मेटामॉर्फोसिस के अंदर या पैरामेटामॉर्फोसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि जो इसके निम्फल स्टेज होती है वो एडल्ट स्टेज से इतनी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होती, मिलती जुलती होती है। बस उनके विंग्स की और जेनिटल स्ट्रक्चर्स की या फिर उनके साइज का ही डिफरेंस होता है, बाकी एडल्ट से मिलते होते हैं। जैसे होलोमेटाबोलस के अंदर हमने पढ़ा था कि तो जो उसकी निम्फल स्टेज है, सॉरी जो उसकी लार्वल स्टेज होगी उसके एडल्ट स्टेज से काफी डिफरेंट है। वो कैटरपिलर है, वो सुंडी की तरह का होगा, वो पूरा एक इंसेक्ट होगा, तो ये डिफरेंस इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अगर हम इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो ये एक्टिव कौन से पीरियड के अंदर होंगे, दिस पेस्ट रिमेन्स एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट ईयर जो है ये वाले पेस्ट डैमेज कॉज कर सकते हैं। और ऑप्टिमम एक्टिविटी इनकी कब होगी, जुलाई से सितंबर के दरमियान जो है ये, और इनकी ऑप्टिमम एक्टिविटी होगी अरूज पे जाके डिस्ट्रक्शन वगैरह कॉज करेंगे, एग प्रोड्यूस करेंगे, सारी चीजें जो है वो करेंगे। नंबर ऑफ जनरेशन जो है वो एक साल के अंदर इनकी एक ही होती है। मोड ऑफ डैमेज की अगर हम बात करें, दिस पेस्ट डैमेज द क्रॉप्स बाय ईटिंग लीफ एरिया, ये लीफ एरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे और प्लांट के अंडरग्राउंड पोर्शन के ऊपर भी फीड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये इनका मोड ऑफ डैमेज है। अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करें तो इसके अंदर हम कार्बराइल और एंडोसल्फान दोनों केमिकल्स को यूज करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास कॉटन जैसीड। कॉटन जैसीड का जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास है एमरस्का बिगुटुला, ठीक है। कॉटन जैसिड का जो साइंटिफिक नेम है वो है अमरस्का बिगुडुला। कॉमन नेम है इसका कॉटन जैसिड। ऑर्डर जो है वो होमोप्टेरा है। देन जो फैमिली है वो हमारे पास है सिसेलिडी। सिसेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। स्टेटस क्या है, ये कॉटन का सीरियस पेस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसकी, थ्रू आउट द कॉटन ग्रोइंग एरियाज ऑफ द पंजाब। पंजाब के जिस भी एरिया में कॉटन ग्रो की जा रही है वहां पे ये प्रेजेंट होगा। और दूसरे फ्रूट प्लांट्स में ब्रिंजल, पोटैटो और भिंडी की फसलों को भी जो है ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। ये गोल्डन जैसे की इमेज आपने याद कर लेनी है। अगर हम स्टेजेस की डिस्क्रिप्शन को देखें तो जो इसकी एडल्ट स्टेज है वो ग्रीनिश विद ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट इन द टिप ऑफ ईच फोरविंग। ग्रीन कलर का होता है और फोरविंग के टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, ब्लैक कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एडल्ट स्टेज यहाँ पे मैंने शो करवाई है। बाकी एग्स एंड निम्फल आपने अगर देखनी है तो इंटरनेट से इजीली जो है वो निकाल के इस डिस्क्रिप्शन की आप लोगों को नजर आ जाएगी, ठीक है।
एडल्ट स्टेज में ग्रीन कलर का होता है, ब्लैक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं उनके फॉलोइंग की हर टिप के ऊपर। जो एग्स हैं वो येलोइश व्हाइट कलर के होते हैं। और जिसके निम्फ है उसका जो फर्स्ट इंस्टार है, ठीक है, फर्स्ट इंस्टार मतलब फर्स्ट जब उसने एक्डाइसिस के बाद जो फर्स्ट उसका इंस्टार आया वो येलोइश कलर का होता है। सेकेंड इंस्टार जो है वो ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीनिश और येलोस कलर का। फिर जो 5 इंस्टार है, फिफ्थ इंस्टार, वो ग्रीनिश येलो कलर का होगा और उसका जो एब्डोमेन होगा वो ब्लूइश कलर का होगा। तो इस तरह से आपने उसकी निम्फल स्टेजेस भी याद कर लेनी है। देन ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेस क्या है, जो एडल्ट है वो 3 मंथ या उससे ज्यादा भी सर्वाइव कर सकता है। दे सर्वाइव फॉर 5 वीक्स इन समर, समर में ये 5 वीक सर्वाइव करता है और विंटर के अंदर ये 7 वीक्स तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और 25 से 30 डेज जो है वो 30 एग जो है वो ले करता है और ये सिंगली ले करता है, ठीक है। आपने जब हमने एग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगली भी एग ले करते हैं और क्लस्टर्स के अंदर भी ले करते हैं, तो ये 25 से 30 एग्स को ले करेगा सिंगली। देन 5 इंस्टार्स इसके अंदर निम्फल स्टेज में आएंगे, ठीक है। देन लाइफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक्टिव पीरियड होता है इनका मार्च से नवंबर के दरमियान। इनएक्टिव पीरियड होता है नवंबर से फरवरी मार्च के दरमियान। और ऑप्टिमम एक्टिविटी क्या होती है इसकी, जुलाई से अगस्त के दरमियान जो है वो इसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है ये कॉज करेगा। मोड ऑफ डैमेज की अगर हम बात करें तो द लीफ फर्स्ट बिकम येलोइश और ब्राउनिश। जो लीव्स हैं वो सबसे पहले येलो कलर के होंगे, यहाँ पे ब्राउन कलर के होंगे। क्यों? ड्यू टू पेस्ट अटैक एंड लेटर कप शेप्ड अपीयरेंस। पेस्ट के अटैक करने के बाद ये पहले येलो कलर के होंगे या ब्राउनिश कलर के होंगे, देन जो है वो कप शेप्ड अपीयरेंस हो जाएगी इनकी। दैट स्लोली डिवेल्प्स अ कैरेक्टरिस्टिक ब्रिक रेड कलर, और इनका जो कलर है वो ब्रिक रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉल फॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड, और प्लांट के ऊपर जो बॉल फॉर्मेशन है जिसको हमने पीछे भी देखा कि जो क्रॉप है वो बॉल प्रोटेक्टिव केयर उनका जो है वो एक बॉल लाइक बॉल होता है, ठीक है, बॉल के अंदर फिर सीड्स लगते हैं, तो बॉल की फॉर्मेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। जो बिंडी लीव्स एजेस हैं अटैक्ड बाय द पेस्ट टर्न अपवर्ड, उनके जो एजेस हैं वो अपवर्ड साइड को मूव करेंगे या फिर डाउनवर्ड साइड को जो है वो टिल्ट कर जाएंगे कॉटन के केस में, ठीक है। देन अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कल्चरल कंट्रोल में क्या आएगा, इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम जेसिड अटैक, जेसिड अटैक से बचने के लिए कॉटन क्रॉप शुड बी डाउन अर्लियर एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड। हमने जो है वो फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज नहीं करना। क्लीन कल्टीवेशन एंड रिमूवल ऑफ वीड्स आर फाउंड टू बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग जेसिड इन्फेस्टेशन। हमने जो है वो इसकी कल्टीवेशन और जो इर्द गिर्द वीड्स लगी हुई है इसको हमने रिमूव कर देना ताकि जेसिड इन्फेस्टेशन ना हो। केमिकल्स के अंदर आपने डिफरेंट केमिकल्स देख रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास डायाफेंथिरॉन है, उसके बाद आइमिडा क्लोरोपिड है, क्लोपरिड सॉरी, और उसके बाद हमारे पास ब्यूप्रोफेजिन है, एसिटार निप्रिड है। तो ये सारे केमिकल्स को आपने याद रख लेना बाय नेम, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास कॉटन व्हाइट फ्लाई। कॉटन व्हाइट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास है बेमिसिया टबैकी। कॉमन नेम कॉटन फ्लाई। ऑर्डर जो है वो हमारे पास है हेमोप्टेरा। फैमिली जो है हमारे पास एलिरोडिडी। और स्टेटस क्या है, ये मोस्ट नोटोरियस पेस्ट इंसेक्ट है कॉटन का। डिस्ट्रीब्यूशन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल कॉटन ग्रोइंग जोन्स, ये तमाम कॉटन ग्रोइंग जोन्स में प्रेजेंट होगा। और इसका एडल्ट का आप जो है वो देख ले, कॉटन व्हाइट फ्लाई। फूड प्लांट्स किसके ऊपर ये अटैक करेगा, ये हमारे पास तोरी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, मेलन, पोटैटो, पीज, अलसी, टोमेटो, रेडिश, ब्रिंजल, टोबैको, ककम्बर, सरसों, वाटरमेलन एंड चिलीज के ऊपर जो है ये अटैक करेगा। अगर हम इसकी स्टेजेस को देखें तो जो इसकी एडल्ट स्टेज है, बॉडी जो है वो उसकी येलो कलर की होती है, कवर्ड विद वाइट फाइन पाउडर। येलो कलर की बॉडी है और व्हाइट फाइन पाउडर से जो है ये कवर की हुई है। एग्स जो है वो फ्रेशली लेड एग्स आर क्रीमी व्हाइट इन कलर, जो इसके एग्स होंगे वो क्रीमी व्हाइट कलर के होंगे, इस तरह के क्रीमी व्हाइट कलर के जो है वो इसके एग्स होंगे, ठीक है। एंड चेंज टू ब्राउन बिफोर हैचिंग, और हैचिंग से पहले ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाएंगे। अगर हम इसके निम्फ की बात करें तो इसका फर्स्ट इंस्टार निम्फ है वो विंगलेस होता है, फ्लैटेंड होता है, और उसकी जो आउटलाइन होती है वो ओवल इन आउटलाइन होता है और लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है। और इन कलर विद फंक्शनल लेंस लेग्स, और येलो कलर का तो होगा और लेग्स इनकी फंक्शनल होंगी, विंगलेस होंगे लेकिन लेग्स मौजूद होंगी। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड इंस्टार नेम्स जो है वो इमोबाइल होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, और उनका जो कलर होता है वो पेल ग्रीनिश येलो कलर के होते हैं विद ओवल शेप बॉडी। मोल्टिंग के बाद ये अपनी लेग्स को लूज कर देते हैं और फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ
इंस्टार निम्फ में जो है वो फीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनके निम्फल स्टेज के अंदर भी जो इनकी चेंजिंग आ रही है वो याद रखनी है। देन ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेस के अंदर जो एडल्ट स्टेज है वो 2 से 5 डेज की होती है समर के अंदर, और नवंबर के अंदर 24 डेज की होती है। जो एग्स होते हैं या सिंगली ऑन लोअर सरफेस ऑफ मोस्टली लोअर एंड मिडल लीव्स। अब ये जो है वो सिंगली एग ले करेगा, मतलब सिंगल सिंगल एग ले करेगा, और करेगा किधर, लोअर सरफेस ऑफ मोस्टली लोअर एंड मिडल लीव्स के ऊपर इनके एग्स जो है मौजूद होंगे। जैसे ये देखो, ये लीव के ऊपर व्हाइट फ्लाई प्रेजेंट थी और वहां पे जो है वो लोअर या मिडल लीव्स के ऊपर ये एग ले जो है वो करती है, ठीक है, व्हाइट फ्लाई। देन अ फीमेल कैन ले अप टू 110 एग्स। जो फीमेल है वो 110 एग्स तक जो है वो ले कर सकती है। निम्स 9 से 14 डेज तक, अप्रैल से सितंबर के दरमियान जो है वो निम्फल स्टेज होगी, और अक्टूबर से ऑनवर्ड जो है वो 17 से 73 डेज की इसकी निम्फल स्टेज होगी। अगर प्यूपा की बात करें तो 2 से 8 डेज का जो है क्या होगा, इसका प्यूपा होगा। तो प्यूपा आपको पता था क्या होता है, कि अगर निम्फल या फिर लार्वल स्टेज जो है वो अपने आप को एक हॉल के अंदर कन्वर्ट कर लेती है, जो उसकी इनएक्टिव स्टेज होती है, और उस इनएक्टिव स्टेज के अंदर सारी की सारी कन्वर्जन हो रही होती है, और वहां से एक कंप्लीट जो है वो इंसेक्ट बनकर बाहर निकलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो एक्टिव पीरियड जो है वो थ्रू आउट द ईयर ये एक्टिव रहती है, फ्रॉम वन टू अनदर प्लांट के ऊपर ये माइग्रेट करती रहती है। इनएक्टिव पीरियड क्या होगा, देयर इज नो हाइबरनेशन इन द टोबैकी। इसका जो इनएक्टिव पीरियड है वो कोई भी नहीं होता, क्योंकि ये हाइबरनेशन जो है वो शो नहीं करती है। ऑप्टिमम पीरियड और डैमेज का पीरियड जो है वो जून से सितंबर के दरमियान होता है। नंबर ऑफ जनरेशन पर ये बात करें तो 10 से 12 ओवरलैपिंग जनरेशन जो है वो इसकी मौजूद होंगी, ठीक है। देन मोड ऑफ डैमेज आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, द यंग वंस एंड अडल्ट सक द लीफ सैप बाय रिमेनिंग ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स। तो यहाँ पर जो है ना, आपने ये भी याद रखना है कि हम इंसेक्ट की कौन सी कैटेगरी के अंदर मौजूद है। जिस कैटेगरी के अंदर मौजूद होंगे आपने उस इंसेक्ट के ऑर्डर से और उसके माउथ पार्ट से अंदाजा लगाना है कि किस किस्म का डैमेज जो है ये कॉज करेगा, ठीक है। जिस तरह अगर हम मॉथ्स के अंदर हैं, बटरफ्लाईज के अंदर हैं, ये किस तरह का जो मॉथ है वो डैमेज कॉज कर रहा है, तो मॉथ्स के आपको पता है बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स होते हैं, वो लीफ वेजिटेशन के ऊपर फीड करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा डैमेज जो है वो पत्तों को खाकर ये कॉज करेगा। और अगर कोई इस तरह का इंसेक्ट है जो नेक्टर के ऊपर फीड करता है, तो इसका मतलब वो सैप को सक कर लेगा और उस तरह की बीमारी कॉज करेगा। तो ये चीजें हमने जो है वो याद रखनी है। तो इसका यंग वन है जो एडल्ट है वो लीफ के सैप को सक करते हैं और अब बाहर रहते हैं लीव्स के जो है वो बाय रिमेनिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। लीव्स के बाहर वाली साइड पर रहेंगे और उसके लीव्स को जो है वो सक करेंगे। द यंग वंस inflict severe damage due to the depletion of the nutrients. The plants become stunted, the growth turn yellow brown and fall off. जब सारा का सारा सैप जो है वो इंसेक्ट्स ने ले लिया, प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी और उसकी जो लीव्स हैं वो येलोइश से ब्राउन कलर के अंदर हो जाएंगे और गिर जाएंगे। दे आल्सो रिजल्ट्स इन लो फ्रूटिंग एंड देयर शेडिंग, और इससे जो है वो फ्रूटिंग भी कम होगी और जो है वो फ्रूट जो है वो शेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। दे इंजेक्ट टॉक्सिक सलाइवा टू द प्लांट्स देन अल्टर्स द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड दस रिजल्ट्स इन प्लांट डिसऑर्डर्स। और सक करने के साथ साथ ये टॉक्सिक सलाइवा को भी प्लांट्स के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से उनका जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और प्लांट जो है वो उसके अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर या कोई ना कोई बीमारी जो है वो लग जाती है। जिस तरीके से हमने बोला था कि जो व्हाइट फ्लाई है वो वायरस को भी ट्रांसमिट जो है वो एक कर्ल डिजीज जो है उसके अंदर कर देती है और वायरस को ट्रांसमिट करती है कॉटन प्लांट के अंदर, ठीक है। देन इट आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक चीज जो है वो अपनी सही फॉर्म में, लाइक प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स के ऊपर जो फंगस बैक्टीरिया वगैरह वायरसेस वगैरह इंटर तब तक नहीं हो सकते जब तक हम उसके ऊपर कोई पहले से कोई खराबी ना प्रोड्यूस कर दे, लाइक उसकी जो ऊपर से एपिडर्मिस की लेयर है वो उनको जो है वो खराब ना कर दे। जब हमने उसको डैमेज कर दिया तो देन जो है वो दूसरी चीजें भी उसके ऊपर अटैक कर देंगी, जिसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इस तरह के इंसेक्ट्स खुद तो उनको डैमेज करती हैं, नेक्स्ट जो है वो सोर्स होते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन का। They acts as a vectors of many viral diseases of plants. Vectors का मतलब तो आपको बताया कि वेक्टर्स एक व्हीकल को भी बोल सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्टेशन को बोल सकते हैं, चीजों को ट्रांसमिट करने वाला वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर के तौर पे भी एक्ट करते हैं वायरल डिजीजेस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर जो है वो डिसॉल्व करने में, ट्रांसमिट करने में, विच एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ वेरियस क्रॉप्स। दैट इज
Misia tobacco alone is responsible for the transmission of 38 viral diseases. ये 38 वायरल डिजीजेस को ट्रांसमिट करेगा ऑन 69 डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर। ये जो है इस तरह का ह्यूज डिस्ट्रक्शन कॉज करने का हमेला ये कॉटन व्हाइट फ्लाई। अगर इसके कंट्रोल की बात करें तो कल्चरल कंट्रोल के अंदर हमने जो है वो कल्टीवेशन को अल्टरनेट होस्ट नियर द कॉटन फील्ड्स, मतलब इसके जो अल्टरनेट होस्ट है अपनी क्रॉप के साथ नहीं ग्रो करवाने, ठीक है। अवॉइड एप्लीकेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स इन द कॉटन क्रॉप, अवॉइड ओवर इरिगेशन ऑफ कॉटन फील्ड, प्रॉपर मेच्योरिंग ऑफ कॉटन क्रॉप इज आल्सो हेल्पफुल फॉर रैपिड रिकवरी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल के अंदर हम जो है वो कुछ प्रेडेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन प्रेडेटर्स के नेम लिखे हुए हैं। प्रेडेटर्स का मतलब क्या होता है कि उन पेस्ट के नेचुरल में अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो पेस्ट मौजूद होते हैं, प्रेडेटर्स मौजूद होते हैं जो उनके ऊपर फीड कर लेते हैं। तो अगर वो प्रेडेटर्स जो है वो हमारे पेस्ट को फीड कर लेंगे तो इस तरीके से हमारी फसल जो है वो बच जाएगी और हम इसको बोलेंगे ये जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल है। देन केमिकल कंट्रोल के अंदर यहाँ पे जो है वो केमिकल्स के नेम लिखे हुए हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इन केमिकल्स को यूज करके हम उसको जो है वो खत्म कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास कॉटन एफिड। कॉटन एफिड का जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है वो है एफिड गॉसिपी, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम जो है वो टर्किश सॉरी इटालियन के अंदर लिखे जाते हैं इटैलिक्स में, यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया जाता है। तो ये मैं इटैलिक्स में करना भूल गई, लेकिन आप लोगों ने अगर कोई फाइल बनानी है तो उसको इटैलिक्स में कर दो। यहाँ पे खुद हैंड रिटन लिखना है तो उसको अंडरलाइन आपने जरूर करना है, ठीक है। एफिड गॉसिपी जो है इसका साइंटिफिक नेम है, कॉम्पाउंड नेम जो है वो कॉटन एफिड है। होमोप्टेरा फैमिली जो है वो एफिडी फैमिली है। मेजर पेस्ट है ये कॉटन क्रॉप का। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉटन ग्रोइंग एरियाज के अंदर ये थ्रू आउट हर जगह पे प्रेजेंट होगा जहाँ पे कॉटन ग्रो कर रही है। और फूड प्लांट बिसाइड्स कॉटन मैनी अदर कल्टिवेटेड प्लांट्स को जो है ये डिस्ट्रॉय करता है। तो ये कॉटन एफिड की आपने याद रख लेनी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेज की बात करें तो ये जो अडल्ट है ये विंग्ड होते हैं। विंग्ड अडल्ट ब्लैकिश ग्रीन, विंगलेस अडल्ट्स आर येलोइश ग्रीन। जो विंग्ड अडल्ट्स हैं मतलब जिनके पास विंग्स प्रेजेंट है वो ब्लैकिश ग्रीन कलर के होंगे और जो विंगलेस हैं वो येलोइश ग्रीन कलर के होंगे। अगर हम इनके एग्स की बात करें येलोइश और ग्रीन कलर के होंगे, नेम्स जो है ब्राउन से ग्रीन कलर के होंगे। ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेस की बात करें तो जो एग्स हैं एग्स लैड इन विंटर हैच इन स्प्रिंग। विंटर के अंदर सर्दियों के अंदर ये एग्स को जो है वो लेकर आएगी और इसकी जो हैचिंग है वो स्प्रिंग के अंदर होगी। कितना लंबा ड्यूरेशन है। निम्फल स्टेज इनकी 3 से 20 डेज तक की होती है। लाइफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो एक्टिव पीरियड है इनका वो मार्च अप्रैल से नवंबर के दरमियान एक्टिव पीरियड है और ऑप्टिमम एक्टिव जो है सितंबर और नवंबर के दरमियान जो है वो ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है। और नंबर ऑफ जनरेशन इसकी सेवरल नंबर ऑफ जनरेशन एक साल में हो सकती है। मोड ऑफ डैमेज की अगर हम बात करें द डीसैपिंग ऑफ टेंडर लीव्स इज डन बाय निम्स एंड अडल्ट्स ऑफ द पेस्ट व्हिच लोअर्स द फर्टिलिटी एंड फ्रूटिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स। तो ये भी क्या करते हैं डीसैपिंग करते हैं, सैप सक कर लेंगे जिसकी वजह से अब प्लांट की जो है फ्रेशनेस और उसकी जो फ्रूटिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। नॉर्मल फोटोसिंथेसिस प्लांट एक्टिविटी इज इंटरफेयर्ड। अब इसके अंदर जो है वो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। लीन क्वालिटी इज डेट्रेटेड ऑइंग टू द ग्रोथ सूटी मोल्ड ऑन द हनी ड्यू सेक्रेशंस एक्सक्रीटेड बाय द इंसेक्ट्स। अब क्या होगा इसकी जो फोटोसिंथेसिस है वो भी कम हो जाएगी और दूसरी बात ये है इसके ऊपर जो है मोल्ड वो भी अटैक कर लेगी। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स ने यहाँ से सैप को सक किया और वहां पे हनी ड्यू सेक्रेशन कर दी जिसकी वजह जिसको अट्रैक्ट किया मोल्ड जिसके ऊपर आके अटैक किया जिसकी वजह से अब ये सेकेंडरी इन्फेक्शन का भी जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन का ने भी इसके ऊपर वो अटैक कर दिया। देन कंट्रोल के अंदर अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो जो एफिड्स हैं वो एफिड्स के बायो कंट्रोल एजेंट्स आर वेरी एक्टिव फ्रॉम अगस्त टू नवंबर। एफिड्स के जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं वो अगस्त से नवंबर के दरमियान काफी एक्टिव होते हैं। एडल्ट्स एंड लार्वे ऑफ लेडी बर्ड्स आर इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग इंसेक्ट्स अगेंस्ट द पेस्ट। जो एडल्ट्स एंड लार्वे होते हैं लेडी बर्ड्स के वो प्रेडेटरी इंसेक्ट्स होते हैं इन पेस्ट के, ठीक है। दे आर वोरेशियस फीडर्स ऑफ एफिड्स एंड अंडर मोस्ट कंडीशंस। ये एफिड्स के ऊपर काफी लार्ज अमाउंट में वोरेशियस फीडर्स होते हैं इनके। लेडी बर्ड्स अलोंग विद लेसविंग्स एंड होवर फ्लाइज स्टॉप एफिड पॉपुलेशन फ्रॉम इंक्रीजिंग। और बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर भी लेडी फिंगर्स के अलावा लेडी बर्ड्स के अलावा जो हमारे पास लेसविंग्स इंसेक्ट्स हैं दूसरे होवर फ्लाइज हैं ये दोनों मिलकर जो है एफिड की पॉपुलेशन को इंक्रीज होने से बचाती हैं जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप है वो इन पेस्ट से बच जाती है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में आ जाएंगे। और उसके बाद केमिकल कंट्रोल के अंदर हम देखेंगे ये डिफरेंट केमिकल्स को हम यूज करके जो है वो इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोसल्फर है, उसके बाद फ्यूराथियोकार्ब है, उसके बाद वेमिडोंटिथियोन है, वेमिडोंथियोन। तो ये सारे केमिकल्स को यूज करके आपने इसको रिमूव कर देना। देन आता है हमारे पास स्पॉटेड बॉलवर्म। स्पॉटेड बॉलवर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो इएरियस विटाला है, ठीक है।
कॉमन नेम स्पॉटेड बॉलवर्म है, लेपिडोप्टेरा इसका जो है वो ऑर्डर है, नोलिडी इसकी फैमिली है, और इसका जो होस्ट है वो कौन सा होस्ट, मतलब इसके ऊपर जाके ये रहेंगे, डिस्ट्रक्शन काज करेंगे। मेन होस्ट इसका कॉटन है, बट ये इन्फेस्टेशन काज करती है मलवेशियस प्लांट्स के अंदर भी, जिसमें ओकरा है, हिबिस्कस है, एंथीका है, उसके बाद मेलवेस्ट्रम है, और वेरी कॉमन पेस्ट ऑफ लेडी फिंगर। तो ये डिफरेंट वेजिटेबल्स के नेम लिखे हुए हैं, तो ये आपने इसको जो है वो याद कर लेना, ठीक है। देन ये स्पॉटेड बॉलवर्म है, ठीक है, लेपिडोप्टेरा से ये बिलोंग करता है, लैपिंग माउथ पार्ट्स के अंदर होगा, जैसे बटरफ्लाईज के अंदर था, ठीक होगा। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो अडल्ट जो है वो adults has yellowish forewings with elongated green streak in the middle, ठीक है। hind wing is pale whitish, oviposition takes place in the night, मतलब रात को जो है oviposition होता है egg laying process, रात को जो है वो egg laying process होता है। इसके अंदर फीमेल डिपोजिट्स 2 to 3 eggs on leaf bracket, flower bud और tender leaf, मतलब इन 3 जगहों पे जो है वो फीमेल अपनी लीफ एग्स को डिपॉजिट करती है, यूजुअली ऑन द अंडर सरफेस। फेकंडिटी होता है एग लेइंग कैपेसिटी, जो इंसेक्ट है उसकी एग लेइंग कैपेसिटी क्या है, 200 से 400 एग्स जो है वो एक फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है। एग्स आर डीप स्काई ब्लू और ग्रीनिश ग्राउंड एंड स्कल्प्टेड ऑन द सरफेस। इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 5 days। इंक्यूबेशन पीरियड जिसके अंदर सारी कन्वर्जन होनी है 3 to 5 days का होता है। फुल ग्रोन लार्वा इज अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जो लार्वे है फुल ग्रोन लार्वा वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ब्राउनिश विद वाइट पैचेस ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। उसकी बॉडी के डोर्सल साइड पे जो है वो ब्राउन कलर की उसकी डोर्सल साइड होगी, उसके ऊपर व्हाइट कलर के पैचेस मौजूद होंगे, ठीक है। डैमेज की अगर हम बात करें तो जो यंग लार्वा है वो ग्रोइंग शूट्स के ऊपर जब उसने अटैक करना है तो उसके अटैक करने की वजह से जो हमारी टॉप शूट है वो क्या हो जाएंगी, ड्रॉप कर जाएंगी, गिर जाएंगी नीचे। इन लेटर स्टेजेस बर्ड्स फ्लावर्स एंड बोल्स आर आल्सो डैमेज। लेटर स्टेजेस में जो हमारे कॉटन बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनकी जो बोल्स हैं वो भी सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और फ्लावर बर्ड्स ओपन अप प्री मेच्योरली, और जो फ्लावर बर्ड्स हैं उन्होंने अपने टाइम पे ओपन होना था वो प्री मेच्योरली ओपन हो जाएंगे, जिसको हम फ्लेयर्ड स्क्वेयर्स भी बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो फ्लेयर्ड स्क्वेयर की जो बीमारी है वो कौन से इंसेक्ट से जो है वो काज होती है। तो आपने आपने याद रखना स्पॉटेड बॉलवर्म से जो है वो उसकी बीमारी काज होती है, फ्लेयर स्क्वेयर। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इन्फेस्टेड पोर्शन ऑफ द प्लांट कैन बी हैंडपिक्ड एंड डिस्ट्रॉयड। इन्फेस्टेड पोर्शन जो प्लांट का, उसके ऊपर से हमने जो है वो इंसेक्ट को हैंड पिक कर लेना है, पकड़ लेना है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। या फिर जो इन्फेस्टेड पोर्शन है प्लांट का, जो खराब पोर्शन है, हमने उस प्लांट को ही हैंड पिक कर लेना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, दोनों कंडीशंस है। फिर इन्फेस्टेड बोल्स को जो है वो हम डिसलो कर देंगे फ्रॉम द प्लांट में पासिंग अ रोप ओवर द क्रॉप, मतलब क्रॉप के ऊपर हमने एक ड्रॉप के सारे बॉल्स को जो है वो डिसलॉक कर देना, उसको गिरा देना। इरिगेशन आल्सो डिस्ट्रॉयड हाइबरनेटिंग स्टेजेस ऑफ द पेस्ट। फिर हम क्या करेंगे कि जो पेस्ट की हाइबरनेटिंग कंडीशन है जिसके अंदर वो हाइबरनेट कर रहा है और उसके बाद जो है वो एक्टिव होगा, तो वो वाली स्टेजेस को ही हमने जो है वो डिस्ट्रॉय कर देना। केमिकल कंट्रोल के अंदर जो है वो हम डिफरेंट केमिकल्स को यूज करेंगे। केमिकल कंट्रोल इन्वॉल्व्स टाइमिंग ऑफ स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स विद एग लेइंग और बिफोर लार्वा बोर इनटू द बोल्स। तो हमने केमिकल में ये देखना है कि हमारा जो टाइम ऑफ स्प्रे है वो क्या होना चाहिए। एग लेइंग के अंदर भी जब वो अंडे दिए होते हैं, और बिफोर लार्वा बोर इनटू द बोल्स, और उससे पहले बॉल्स के अंदर लार्वे के बोर होने से पहले हमने जो है उसको स्प्रे देनी है। और यहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स लिखे हुए हैं, ये वाले केमिकल्स आप लोगों ने याद रख देने, जैसे पैराथियोन है, एंडोसल्फिन है, कार्बोराइल है, क्विनाफ्लोस है, ये सारी चीजें, ठीक है, क्विनाफ्लोस। उसके बाद आता है हमारे पास पिंक बॉलवर्म। पिंक बॉलवर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैक्टिनोफोरा गोसिपिला, ठीक है। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है और फैमिली जो है हमारे पास ग्लेचिडी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसेक्ट स्टेजेस क्या है, जो एडल्ट है वो डार्क ब्राउन कलर का मोथ होगा, ठीक है, और इसका जो मेजर इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, और इसकी जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर की होगी। फोर विंग्स इसके जो है वो नैरो होंगे और टेप्सॉइडल इन शेप, मतलब टेप्सॉइडल जैसे टेपरिंग एंड्स होते हैं तो नैरो होते हैं, तो टेप्सॉइडल इन शेप होंगे। हाइंड विंग्स जो है वो राउंड होंगे टुवर्ड्स एपिका, एपिक्स की तरफ वो राउंड हो जाएंगे। बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स आर फ्रिंज्ड मार्जिन्स, और फोर विंग्स और हाइंड विंग्स के जो मार्जिन्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रिंज्ड होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मॉथ की हमने बात करनी है। इसमें जो एग्स हैं, फीमेल मॉथ्स ले स्मॉल फ्लैट एग सिंपली ऑन द टेंडर लीव्स एंड फ्लावर्स। फीमेल लेस 400 एग्स। एग्स आर लेड इन सिंगली, ये सिंगली भी एग एग जो है वो ले करते हैं और ग्रुप्स के अंदर भी ले करते हैं।
50 to 60 एग्स जो है वो एक ग्रुप के अंदर वो ले कर देगी। जो इसका लार्वा है, लार्वे के अंदर देर आर 3 लार्वल इंस्टार्स। इसके लार्वल इंस्टार्स भी कितने हैं? 3 हैं, मतलब 3 दफा ये मोल्टिंग ऑफ गैसेस करेगा, देन जो है अपने प्यूपा के अंदर कन्वर्ट होगा। फर्स्ट इंस्टार एंड सेकेंड इंस्टार आर ग्रीन इन कलर, while later instars have smooth pinkish colored body with brown head। मतलब पहला और दूसरा इंस्टार में इसका कलर जो है वो ग्रीन होगा, और जब इसका लेटर इंस्टार होगा उसमें जो इसका कलर है वो पिंक कलर का हो जाएगा और ब्राउन कलर का इसका हेड होगा। ठीक है, देन आता है हमारे पास प्यूपा। अगर हम मोथ्स की बात करें, जब आपको पता है मोथ्स एंड बटरफ्लाइज के अंदर जो है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, तो इसके अंदर हमारे पास ये देखो एग की स्टेज भी आई है, देन लार्वल स्टेज भी आई है, देन उसकी प्यूपल स्टेज भी है। ठीक है, fully grown larva pupates among fallen leaves, debris, dropped balls and scales। अब जो fully grown larva है वो अपने आप को प्यूपा के अंदर चेंज करता है और किधर प्रेजेंट होता है? fallen leaves के ऊपर, डेब्रिस के ऊपर, या फिर जो बॉल्स ड्रॉप हुई हुई है नीचे गिरी हैं स्केयर्स के ऊपर, उनके ऊपर ये वाली जो स्टेजेस है मौजूद होगी, प्यूपल स्टेजेस। डैमेज अब ये क्या कॉज करेगा? इट इज अ चूइंग इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द कॉटन। तो मैंने आपको बोला था इसका जो माउथ पार्ट है वो चूइंग और बाइटिंग माउथ पार्ट होता है। तो ये चूइंग इंसेक्ट पेस्ट है कॉटन का, दैट कॉजेज ग्रेट इकोनॉमिक लॉस टू कॉटन क्रॉप्स। अगर हम सिम्टम्स की बात करें डैमेज के, तो किस तरह के सिम्टम्स हमें शो होंगे, तुम्हें पता चलेगा इसके ऊपर पिंक बॉलवर्म ने अटैक किया है। ड्राइंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ टर्मिनल शूट्स ड्यूरिंग प्री फ्लावरिंग स्टेज, शेडिंग ऑफ स्केयर्स एंड यंग बाल्स और स्केयर्स की जो है वो शेडिंग हो जाएंगी। लार्वा बोर्ड द स्केयर फ्लावर्स एंड बोल्स एंड ईट इंटरनल कंटेंट्स। तो वहां पे हमें छोटे छोटे जो है वो सुराख नजर आएंगे जिसके अंदर से लार्वा ने बोर करके उसके अंदर चला गया, उसके इंटरनल कंटेंट को वो खा रहा है। ठीक है, इफ लार्वा एंटर्स इन स्केयर, सच स्केयर डोंट ओपन प्रॉपरली। अगर ये वाला लार्वा जो है वो स्केयर्स के अंदर एंटर हो जाएगा और वो स्केयर प्रॉपर ओपन नहीं होंगे, तो उस वाले कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? रोजेट फ्लावर्स। रोजेट फ्लावर्स भी आपने याद रखना है, जिस तरह पीछे हमने फ्लेयर्ड स्क्वेयर्स की बात याद की थी कि कौन से जो है वो बॉलवर्म से होता है, स्पॉटेड बॉलवर्म्स, और रोजेट फ्लावर्स जो है वो पिंक बॉलवर्म के साथ कंडीशन काज हो जाएगी। लोड ऑफ शेडिंग टेक प्लेस, और शेडिंग भी जो है वो काफी हद तक हो जाएगी इसके अंदर। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो पेस्ट कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग। क्लीन कल्टिवेशन करनी है, अल्टरनेट होस्ट को जो है वो डिस्ट्रॉय करना है। उसके बाद आफ्टर पिकिंग रेजिंग ऑफ अनवांटेड बॉल्स इन द फील्ड, पिक करने के बाद जो अनवांटेड बॉल्स है उनको हमने फील्ड के अंदर ग्रेज करवा देना, दूसरे जानवरों को चरवा देना। ठीक है, कल्चरल कंट्रोल की बात करें, दिस इंक्लूड्स प्रॉपर वाटरिंग, एलिमिनेटिंग द फूड सप्लाई बाय कटिंग ऑफ इरिगेशन इन लेट समर एंड श्रेडिंग द कॉटन प्लांट्स इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट। तो ये कल्चरल कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूजिंग द बैसिलस स्पिनोसाइड कैन बी इफेक्टिव इन स्प्रेड व्हाइल लार्वे आर ओवरविंटरिंग। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हम बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब यह है कि हमने किसी न किसी लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए अपने पेस्ट को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे हम बैसिलस को, यहाँ पे स्पिनोसाइड जो है वो एक आर्टिफिशियल केमिकल बनाया होता है, ये बेसिलाई के फीसिस को या उसके मतलब बेसिलाई के मटेरियल को कंबाइन करके, तो इन सारी चीजों के साथ हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है हमारे पास आर्मी वर्म। आर्मी वर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास है स्पोडोटेरा फ्रूजीपर्डा। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो है लेपिडोप्टरा, जो फैमिली है नॉक्टोइडी है। इसके जो होस्ट है वो आर्मी वर्म्स और कैटरपिलर, पेस्ट ऑफ ग्रास पास्चर्स एंड सीरियल क्रॉप्स। आर्मी वर्म्स मोस्टली फीड ऑन लीव्स, ये लीव्स के ऊपर फीड करते हैं, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस विल फीड ऑन द सीड स्टेम रिजल्टिंग इन हेड लॉस। ठीक है, तो ये सीड के स्टेम के ऊपर भी फीड करना शुरू कर देते हैं। तो ये आर्मी वर्म की जो है वो लार्वल स्टेज थी। वाई दे आर कॉल्ड आर्मी वर्म्स, इनको हम जो है वर्म्स का नाम क्यों देते हैं? इन द अनयूजुअल इवेंट ऑफ एक्सट्रीम फूड डिप्लेशन एंड क्राउडिंग दे विल मार्च आउट ऑफ क्रॉप्स एंड पास्चर्स इन सर्च ऑफ फूड विच गिव देम द नेम आर्मी वर्म। वो ये बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम फूड डिप्लेशन के केस में ये जो है वो क्रॉप्स को फाइंड करता है, उनके ऊपर अटैक करता है, और अपने ड्यूरेशन ढूंढने के ड्यूरेशन में जो एक क्रॉप दूसरी क्रॉप तीसरी क्रॉप के ऊपर जो है फीड करता जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेजेस की अगर हम बात करें तो लार्वा जो है वो ग्रो फ्रॉम अबाउट 2 मिलीमीटर टू 40 मिलीमीटर इन लेंथ, हैव 3 प्रोमिनेंट वाइट और क्रीम स्ट्रिप्स रनिंग डाउन द बैक एंड साइड्स ऑफ देयर बॉडी। इसकी जो है वो 3 प्रोमिनेंट जो है वो वाइट और क्रीम स्ट्रिप्स होती हैं जो उसके बैक साइड से बिल्कुल ऊपर से नीचे तक जो है वो डाउन जाती हुई इसकी बॉडी पे नजर आती है। ठीक है, हैव नो ऑब्वियस हेयर एंड आर स्मूथ टू टच, इसके पास हेयर्स नहीं होते हैं, स्मूथ होता है बिल्कुल। हैव 4 एब्डोमिनल प्रोलेग्स, और इनके जो है वो प्यूपल स्टेज में 4 एब्डोमिनल प्रोलेग्स मौजूद होती हैं। अगर इसके प्यूपा की बात करें तो प्यूपा ऑफ ऑल 3 स्पीशीज आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग, शाइनी ब्राउन एंड आर फाउंड अंडर क्लोथ्स और विद इन क्रैक्स इन द सोइल। मोथ्स अडल्ट्स की बात करें, मोथ्स आर ऑफन सीइंग फ्लाइंग ऑन वार्म ह्यूमिड नाइट्स। जो मोथ्स हैं, क्योंकि इसकी जो एडल्ट स्टेज है वो मोथ से होनी है ना, तो मोथ्स जो है वार्म ह्यूमिड नाइट्स के ऊपर फ्लाई करते हैं। दे आर मीडियम साइज विद द विंग स्पैन ऑफ 30 मिलीमीटर टू 40 मिलीमीटर। ठीक है,
डैमेज डैमेजिंग इन्फेस्टेशन और आउटब्रेक अकर इन थ्री सिचुएशंस इन विंटर। विंटर के अंदर व्हेन यंग टिलरिंग सीरियल्स आर अटैक्ड एंड कैन बी completely defoliated. The caterpillars may come from the standing stubble from the previous year's cereal crops in which the eggs are laid or neighboring pastures that dry out, resulting in the resistant armyworm being forced to march into the crops. मतलब ये है कि विंटर के अंदर ये कंप्लीट तौर पर जो है वो डिस्ट्रक्शन काज कर देंगे। फिर जो कैटरपिलर्स हैं वो प्रीवियस ईयर के सीरियल क्रॉप्स के अंदर से, प्रीवियस ईयर के सीरियल क्रॉप के अंदर से जो उसके एग्स पड़े होंगे वहां से एग से जो है वो एडल्ट हैच करते हैं और क्रॉप के ऊपर बिल्कुल जो है वो हवा बोल देते हैं और उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। इन स्प्रिंग, फिर गर्मियों के अंदर, और अर्ली समर व्हेन क्रॉप्स कमेंस राइपनिंग, जब जो है वो क्रॉप बिल्कुल पकने पे होती है और सीड्स हेड्स में बी लोब्ड। इन अर्ली समर व्हेन ग्रास पास्चर्स आर कट फॉर हे पार्टिकुलरली इन गिप्सलैंड, तो स्प्रिंग के अंदर जो है ये उसके हेड्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब बिल्कुल वो पकी हुई होगी फसल तो उसके हेड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और विंटर के अंदर जो है वो, विंटर के अंदर अगर ये आगे तो उसके सीरियल्स के ऊपर अटैक करके उसके यंग वंस को, उसके शूट्स वगैरह को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो हम इसको जो है वो पेस्टिसाइड स्प्रेज के अंदर, कंट्रोल विद पेस्टिसाइड स्प्रेज में नॉट बी इकोनॉमिकल इन सम एरियाज और क्रॉप्स इन कमर्शियल ग्रोइंग। कंट्रोल शुड बी कंसिडर्ड व्हेन एग मासेस आर प्रेजेंट ऑन 5% ऑफ प्लांट्स। वो कह रहे हैं कि स्प्रे करके हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। हमने जो है वो इसको कंट्रोल करना है कब, जब हमारे पास एग मास जो है 5% प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होगा और व्हेन 25% ऑफ प्लांट शो डैमेज सिम्टम्स, और जब 25% जो है वो हमारा प्लांट जो है वो डैमेज शो करेगा तब हम इसको जो है वो कंट्रोल करेंगे। ठीक है। देन आता है हमारे पास कॉटन लीफ रोलर। कॉटन लीफ रोलर का जो साइंटिफिक नेम है हमारे पास है साइलेप्टा डेटिरोगेरा। ठीक है। साइलेप्टा डेट्रोगेरा इसका जो साइंटिफिक नेम है। कॉमन नेम इसका क्या है? कॉटन लीफ रोलर। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है। फैमिली पायरेलिडी है। पोटेंशियल पेस्ट है ये कॉटन क्रॉप का इन एरियाज अराउंड फॉरेस्ट पॉपुलेशन। और जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेरिडिक पेस्ट है। स्पेरिडिक पेस्ट की डेफिनेशन आप प्रीवियस पढ़ के आए हो। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेजेस की बात करें तो जो अडल्ट है वो येलो व्हाइट कलर का होगा, हैविंग ब्राउन वैक्सी मार्किंग्स, और ब्राउन कलर की इसके ऊपर मार्किंग लगी होंगी। एग्स पेल येलोइश कलर का, ग्रीन कलर का होगा। जो लार्वा है वो येलोइश व्हाइट एंड फुल ग्रीन लार्वा होगा। ब्राइट ग्रीन और येलोइश ग्रीन ये सारे कलर्स हो सकते हैं लार्वल में। प्यूपा जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। अगर ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेस की बात करें जो अडल्ट स्टेज है 1 से 7 डेज की होगी। और जो एग्स हैं फीमेल यूनिट डिपोजिट 74 टू 758 एग्स सिंगली ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स इन 1 to 7 डेज। 1 से 7 दिन लगा के ये सिंगली एग ले करेगी और एग्स की जो अमाउंट है वो कितनी होगी? 74 से 758 एग्स जो है ये डिपॉजिट करेगी। जो लार्वा है 15 से 140 डेज का होगा। ठीक है। लाइफ हिस्ट्री की बात करें जो एक्टिव पीरियड है इसका मार्च से अक्टूबर के दरमियान होगा। इनएक्टिव पीरियड अक्टूबर से मार्च के दरमियान। पीरियड ऑफ ऑप्टिमम डैमेज जो है 15 जुलाई से 15 सितंबर तक होगा। और नंबर ऑफ जनरेशन पर ईयर कितनी होंगी? 6 होंगी। ठीक है। मोड ऑफ डैमेज, द लार्वा फीड ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स एंड रोल अप देयर एजेस टुवर्ड्स द मिड रिब। ये लीव्स की लोअर साइड के ऊपर फीड करेगा और उसके लोअर मार्जिन को जो है वो मिड रिब की तरफ मूव करवाएगा। एंड फास्टन लीव्स बाय स्टिकी थ्रेड्स एंड इन स्फीयर इन्फेस्टेशन इवन कंप्लीट प्लांट डिफोलिएशन डेसलेस। और जब इसकी जो है वो स्फीयर इन्फेस्टेशन हो जाएगी पूरा का पूरा प्लांट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द पेस्ट इज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन क्रॉप कॉटन फील्ड्स अराउंड फॉरेस्ट प्लांटेशन। और इसकी इंपॉर्टेंस कब है? जब हमने फॉरेस्ट प्लांटेशन के साथ जो अपनी कॉटन की फील्ड लगाई हुई है। ठीक है। कल्चरल के अंदर हमने अल्टरनेट होस्ट को जो है डिस्ट्रॉय करना है। इन्फेस्टेड फील्ड को जो है हमने प्लफ करते रहना है, मतलब उसकी जो है वो गोडी जिसको हम बोलते हैं शायद वो प्लफिंग वो उसकी करते रहना है विद द फ्यूचर टर्निंग प्लफ टू अ बरी द हाइबरनेटिंग कैटरपिलर्स, ताकि जो कैटरपिलर्स हाइबरनेट किए हुए हैं तो हमारे वो उसको प्लफ करने से सॉइल को बाहर निकले हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और डिफरेंट केमिकल्स का उसके ऊपर अप्लाई करके हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास कॉटन सेमीलूपर। कॉटन सेमीलूपर का जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास है ट्रैकी नोटाबिलस। ठीक है। कॉटन सेमिलूपर इसका नेम है। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है। फैमिली नॉक्टिडी है और इट इज अ माइनर पेस्ट। अब मेजर पेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हमने जो है वो माइनर पेस्ट पढ़ने हैं। थ्रू आउट द पंजाब ये प्रेजेंट है। कॉटन और ब्रिंजल के ऊपर ये फीड करता है। इसका जो एडल्ट है व्हाइट कलर का होगा। जो इसके एग्स है वो ग्रीन कलर के होंगे। ठीक है। और कैटरपिलर जो है वो डार्क ग्रीन कलर का होगा। एडल्ट जो है वो शॉर्ट लिव्ड, इसकी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होगा इसका लाइफ स्पैन। एग्स जो है ऑन द अंदर साइड लीव्स हैच इन 2 to 4 डेज। 2 to 4 डेज के अंदर जो एग्स है वो हैच कर जाएंगे। सेमिलूपर जो है वो हमारे पास 7 to 8 डेज का होगा। और प्यूपल पीरियड जो है वो 7 to 14 डेज की होगी। ठीक है। सेमिलूपर मतलब उसकी जो लार्वल स्टेज है।
सेमी लूप पर आपने पीछे जो है वो लार्वा की टाइप्स के अंदर पढ़ा था ना, जो हाफ लूप बनाता है, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री के अंदर एक्टिव पीरियड में एक्टिव पीरियड अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान का है, और जो इनएक्टिव पीरियड है वो ऑन ओवर विंटर प्यूपा नवंबर टू फरवरी के दरमियान है, ठीक है। नंबर ऑफ जनरेशन इसकी 4 to 5 है। मोड ऑफ डैमेज पे आते हैं। द कैटरपिलर फीड ऑन कॉटन लीव्स, ये कॉटन लीव्स के ऊपर फीड करता है। हैवी इन्फेस्टेशन में जो प्लांट है वो बिल्कुल डीनोडेड हो सकता है, लीव से लीव्स खत्म होते हैं उसके। मैकेनिकली हम इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कैटरपिलर को हैंड पिक करके डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर केमिकल्स के साथ इसको जो है वो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पे केमिकल का भी नाम आपने साइपरमेथ्रिन यूज जो है वो याद कर लेना। देन आता है हमारे पास थ्रिप्स। थ्रिप्स का जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास है थ्रिप्स टबैकी, कॉमन नेम थ्रिप्स है। ऑर्डर का जो नेम है हमारे पास है थाइसैनोप्टेरा, और जो फैमिली है वो हमारे पास है थ्रिप्टी। मेजर पेस्ट ऑफ कॉटन अदर कल्टिवेटेड प्लांट्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉटन के ऊपर। दूसरे प्लांट्स अनियन, कॉटन और दूसरे अदर प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेजेस देखें तो जो अडल्ट है वो ब्राउन और ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। एग्स जो है इसके किडनी शेप्ड होंगे, और जो नीम्स है वो पेलर इन कलर होंगे। जो पीपल स्टेज है वो 2 फीडिंग और 3 नॉन फीडिंग स्टेजेस इनकी होंगी, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेस की अगर हम बात करें तो अडल्ट है वो 16 से 28 डेज का होगा। एग्स जो है 50 और मोर। निम्फल स्टेज जो है वो 3 to 6 डेज की, पीपल स्टेज 1 वीक की होगी। लाइफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक्टिव पीरियड जो है मार्च से अक्टूबर तक का होगा। इनएक्टिव पीरियड अक्टूबर से मार्च तक का होगा। और जो ऑप्टिमम एक्टिविटी है वो जुलाई से अगस्त के दरमियान होगी। नंबर ऑफ जनरेशन इसकी जो है 5 से 8 होगी। मोड ऑफ डैमेज क्या है, ये हमारे पास कॉटन का सीरियस पेस्ट है। हॉट एंड ड्राई कंडीशंस के अंदर यूजुअली अर्ली कॉटन सीडलिंग्स आर अटैक्ड बाय बोथ एडल्ट्स एंड निम्स। अर्ली सीडलिंग को जो है ये डिस्ट्रॉय करेगा, और ये जो है वो बाय लीव रेस्पिंग द पेस्ट सक्स अप एक्सक्लूडिंग सैप, ये सैप को सक कर लेगा। इन केस ऑफ सीवियर पेस्ट अटैक, विथरिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, सीवियर जब अटैक होगा तो लीव्स जो इसके गिर जाएंगे, और जो इसके प्री मेच्योर बॉल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और लोअर लीव्स जो हैं वो सीवियरली डैमेज होंगे अटैक के बाद। और जो इन्फेस्टेड लीव्स हैं वो सिल्वरी कलर के हो जाएंगे, वाइट देन डर्टी वाइट, एंड अल्टीमेटली क्रम्बल शेप, फिर ये क्रम्बल शेप के हो जाएंगे। अगर हम कंट्रोल की बात करें तो ये डिफरेंट केमिकल्स को एंडोसल्फन, डायाफेंथ्यूरॉन, उसके बाद आइमिडा, क्लोप्रिड एंड स्पाइनोसाइड, ये 4 केमिकल्स को यूज करके जो है वो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास कॉटन ग्रे वीवल। कॉटन ग्रे वीवल जो कॉमन नेम कॉटन ग्रे वीवल है इसका, ऑर्डर कोलियोप्टेरा है। जो इसकी फैमिली है वो हमारे पास है करकुलियोनिडी, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास है माइलोसेरस मैकुलोसा। माइनर पेस्ट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कॉटन पेस्ट है, इसकी डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। व्हाइटिश ग्रे विद नंबर ऑफ डार्क ब्राउन स्पॉट्स ऑन इलिट्रा। इलिट्रा के ऊपर, लिट्रा विंग के ऊपर जो है इसके डार्क ब्राउन स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे, और व्हाइटिश ग्रे कलर का होगा ये इलिट्रा इसके विंग्स है। एग्स जो है वो येलोइश कलर का, जो इसका ग्रब है व्हाइट कलर का, जो इसका प्यूपा है वो क्रीमी व्हाइट कलर का होगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेस की अगर हम बात करें तो एडल्ट स्टेज जो है वो समर के अंदर 9 से 11 दिन की होगी, और विंटर के अंदर 4 से 5 मंथ की होगी। एग्स जो है वो 360 एग्स जो है वो सिंगली ले करता है सोइल के ऊपर, और ये 3 से 5 डेज के अंदर हैच करते हैं मई और सितंबर के दौरान। जो ग्रब है उसके जो ड्यूरेशन होगा वो 4 से 5 वीक्स के दरमियान का होगा। प्यूपा ड्यूरेशन 9 से 11 डेज का होगा। जो एक्टिव पीरियड है इसका अप्रैल से मई, और इनएक्टिव पीरियड जो है वो ओवर विंटर्स एज ग्रब, और ऑप्टिमम पीरियड डैमेज जो है वो जुलाई से सितंबर के दरमियान जो है करेगा। मोड ऑफ डैमेज क्या है, अडल्ट और जो इसके ग्रब्स हैं ये कॉटन के क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे, ग्रब्स अटैक एट एन अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ एंड डैमेज द अंडरग्राउंड पार्ट। अंडरग्राउंड पार्ट को जो ग्रब्स हैं वो डैमेज कर देंगे। एडल्ट्स आर आल्सो मोर डिस्ट्रक्टिव, प्लांट्स अटैक्ड बाय द पेस्ट कैन इजीली बी पुल्ड आउट ओइंग टू द डैमेज रूट्स। जो डैमेज रूट्स जो है वो डैमेज हो चुके होते हैं, इजीली हम जो है प्लांट को पुल कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल के अंदर हम क्या करेंगे, पेस्ट कैन बी सप्रेस्ड बाय डिस्टर्बिंग द सोइल अप टू द डेप्थ ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्स, ग्रब्स एंड प्यूपा। अगर हमने इसका कल्चरल कंट्रोल करना है तो हम सोइल की प्लफिंग करते रहेंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे, ताकि उसके अंदर जो एग्स, ग्रब्स या प्यूपा प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर हम उसके ऊपर जो है वो कार्बोनिल केमिकल यूज करेंगे इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। देन आता है हमारे पास डस्की कॉटन बग। डस्की कॉटन बग का जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास है ऑक्सीकैरनस लेटियस। डस्की कॉटन बग इसका कॉमन नेम है, हेमिप्टेरा ऑर्डर है, और जो इसकी फैमिली है वो हमारे पास है लाइगेडी। माइनर पेस्ट है, और ये कॉटन ग्रोइंग एरियाज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब इसकी जो प्रेजेंस है वहां पर है, कॉटन, भिंडी, अदर प्लांट्स के ऊपर ये अटैक करेगा। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जो एडल्ट है वो डार्क ब्राउन कलर का है, जो एग है व्हाइट सिगार शेप का है, नीम जो है वो ब्राउनिश कलर का है, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री में जो एक्टिव पीरियड है वो मार्च से नवंबर तक का। इनएक्टिव पीरियड ओवर विंटर एज अडल्ट, मतलब विंटर के दरमियान ये जो इनएक्टिव हो जाएंगे, हाइबरनेट कर जाएंगे।
स्लीप में चले जाएंगे और जो एक्टिव पीरियड है मार्च से नवंबर तक का होगा, ठीक है। और इसकी जो नंबर ऑफ जनरेशन है एक साल में, वो नंबर ऑफ जनरेशन आर कम्प्लीटेड इन ईयर, एक साल में एक ही जनरेशन होगी। मोड ऑफ डैमेज क्या है, निम्स और एडल्ट जो है वो इमेच्योर सीड्स के सैप को सक कर लेंगे और इसकी वजह से कलर एज दे स्टेन द लिंट एंड लोअर इट्स मार्केट प्राइस, इसका जो कलर है वो लूज हो जाएगा और मार्केट प्राइस इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल में हम ये डिफरेंट केमिकल्स को यूज करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो लास्ट वन है वो हमारे पास है अमेरिकन बॉलवर्म। अमेरिकन बॉलवर्म जो है इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा आर्मी गैरा, ठीक है। हेलिकोवर्पा आर्मी गैरा इसका साइंटिफिक नेम है। अमेरिकन बॉलवर्म इसका जो है वो कॉमन नेम है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, नॉक्टोइडी इसकी फैमिली है। उसके बाद इसका स्टेटस क्या है, जो हमारे पास आर्मी गैरा है वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट इंसेक्ट है कॉटन का, दूसरी कल्टिवेटेड क्रॉप्स और इंसेक्ट्स को भी ये डैमेज करता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पेस्ट इंसेक्ट है कॉटन ग्रोइंग एरियाज में। और जो दूसरे प्लांट्स को ये करता है उसमें टोबैको है, कॉटन है, उसके बाद सनफ्लावर, कास्टर, रेडिश, ओकरा, कैबेज और दूसरी जो है वेजिटेबल्स को भी ये डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। देन आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेजेस के अंदर, एडल्ट जो है वो ग्रे से ब्राउन कलर के एडल्ट होंगे। जो एग्स है वो पेल व्हाइट कलर के होंगे। जो लार्वा है उसका फर्स्ट इंस्टार जो है वो येलोइश व्हाइट कलर का होगा, सेकंड इंस्टार येलो कलर का, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इंस्टार जो है वो येलोइश और ग्रीनिश कलर के होंगे। टोटल इंस्टार्स इसके कितने होंगे, निम्फ ऑफ लार्वा इंस्टार 6 होंगे। प्यूपा जो है वो डार्क ब्राउन कलर का होगा। अगर हम इसकी ड्यूरेशन देखें तो जो एडल्ट हैं वो, एडल्ट में जो मेल हैं वो 4 से 22 डेज तक जिंदा रहते हैं और जो फीमेल है वो 7 से 25 डेज तक जिंदा रहती है, ठीक है। नॉकटर्नल बिहेवियर होता है इनका। मोथ्स नॉर्मली रेस्ट ड्यूरिंग डेज एंड बिकम एक्टिव बाय सनसेट। नॉकटर्नल मतलब रात के टाइम पे एक्टिव होंगे। और जो एग्स हैं वो 584 से 1500 लेड ऑन सरफेस ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड बोल्स ये एग ले करती है। लार्वा का जो ड्यूरेशन है 15 से 30 डेज का होता है। जो प्यूपा है 5 से 8 डेज का होता है, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री की बात करें, अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान ये इनका एक्टिव पीरियड होता है। और जी हाइबरनेशन जो है वो विंटर में जाते हैं, मतलब नवंबर से जनवरी के दरमियान ये हाइबरनेट करेंगे। जुलाई और अक्टूबर में इसकी जो एक्टिविटी ऑप्टिमम होंगी और नंबर ऑफ जनरेशन एक साल में 4 से 8 होंगी। अगर हम इसके मोड ऑफ डैमेज की बात करें तो ये वोरेशियस फीडर है तमाम फ्रूटिंग बॉडीज का कॉटन की, ठीक है। स्पेशली इन द सेकंड वीक ऑफ ऑगस्ट टिल द बिल रिमूवल। द अटैक्ड बॉल्स शो अ प्रोमिनेंट होल। जिन बॉल्स के ऊपर अटैक किया होता है उसके ऊपर होल्स जो है वो हमें नजर आ रहे होते हैं, विच इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स अटैक। जो ये बात बताते हैं कि इसके ऊपर जो किसी ना किसी बॉलवर्म ने जो है वो अटैक किया है। दे ईट द बॉल्स वेरी रैपिडली एंड कॉज कंसिडरेबल लॉस टू द क्रॉप। ये बॉल्स को रैपिडली जो है वो खा जाएंगे और हमें हमारी फसल को काफी हद तक जो है वो नुकसान होगा। सिंगल लार्वा जो है वो डैमेज कर सकता है 10 से 12 बर्ड्स को, फ्लावर्स को, स्क्वायर्स और बॉल्स को। जो फिफ्थ और सिक्स स्टेज लार्वा की वो बोर करते हैं और अपने हेड्स को जो है बॉल के अंदर घुसा लेते हैं और बाकी सारा पोर्शन उसका जो है वो बाहर होता है। एंड ईट देयर इनर कंटेंट्स व्हाइल रेस्ट ऑफ देयर बॉडी रिमेन आउटसाइड ऑफ द बोल्स। और बाकी सारे की सारे जो उसका बॉडी होती है बॉल से बाहर होती है और बाकी सारा पोर्शन जो है वो अंदर होता है, ठीक है। अगर हमने इसका कल्चर कंट्रोल करना है तो हमें प्लफिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसकी वजह से इसके सारे जो है वो पीपल स्टेट एग्स वगैरह वो डिस्ट्रॉय हो जाए। विल एक्सपोज द प्यूपा टू द सोलर हीट एंड प्रेडेटरी बर्ड्स, जिसकी वजह से जो प्यूपा है वो सोलर हीट में एक्सपोज कर दें, प्लफिंग करके उसकी, और प्रेडेटरी बर्ड्स उसको जो है वो डैमेज कर दें। जो अल्टरनेट होस्ट प्लांट्स हैं नियर द कॉटन फील्ड शुड आल्सो बी रिमूव्ड, हमें उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। रिमूव कॉटन स्टिक्स सून आफ्टर हार्वेस्ट एंड आल्सो रिमूव अफेक्टेड बॉल्स। अफेक्टेड बॉल्स को भी हमने रिमूव कर देना। बाकी इन केमिकल्स को यूज करके भी जो है हम अमेरिकन बॉलवर्म को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट केमिकल्स यहाँ पे मौजूद है। दिस पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट अटैक कैन इजिली बी कंट्रोल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 लार्वल इंस्टार्स। फर्स्ट 3 लार्वल इंस्टार्स पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो रिमेनिंग इंस्टार्स हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं उसको कंट्रोल करना। अंडर सर्टेन कंडीशंस द पेस्ट मल्टीपल्स वेरी रैपिडली एंड मैक्सिमम डैमेज इज डन बाय द पेस्ट फॉर रीजन पॉइंटेड अबव आउट अबव, ठीक है। ओके यहाँ पर जो है हमारे 15 इंसेक्ट पेस्ट जो है वो कॉटन के कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम जो है वो मेजर पेस्ट डिस्कस करेंगे एप्पल के, शुगर केन के और पैडी राइस के, ठीक है। अब हम आज का ऑब्जेक्टिव जो है डिस्कस करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड पेस्ट, इंसेक्ट्स, निमाटोड्स, माइट्स, स्नेल्स, स्लग्स या वर्टिब्रेट्स, रैट्स, बर्ड्स या फिर बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो हमने कहा था हर वो पेस्ट जो ह्यूमन बींग्स को या उसके बिलोंगिंग्स को, उसके इंटरेस्ट चीजों को डिस्ट्रॉय करता है उसको हम पेस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड अटैकिंग कॉटन क्रॉप, कितनी स्पीशीज हैं इंसेक्ट्स की जो कॉटन क्रॉप पे अटैक कर रही है? मोर देन 100, मोर देन 500, मोर देन 1300, मोर देन 2000, मोर देन 1300। What is a term for plants on which insects feed? Host plant
पॉलीफेगस प्लांट्स, मोनोफेगस प्लांट्स, इंसेक्ट प्लांट्स। तो उसके लिए जो हम स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं वो होस्ट प्लांट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन? कॉटन का इंसेक्ट पेस्ट इसमें से कौन सा जो हमने पढ़ा है वो नहीं है? सरफेस ग्रास ऊपर पेस्ट है, ब्लैक हेडेड क्रिकेट भी पेस्ट है, हाउस क्रिकेट भी पेस्ट है, हनी बी जो है इसका कॉमन पेस्ट नहीं है। हाउ मेनी इंसेक्ट पेस्ट आर लिस्टेड एज कॉमन पेस्ट ऑफ द कॉटन इन द इमेज? 10 है, 12 है, 15 है, 16 है, 15। देन व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द हाउस क्रिकेट? हाउस क्रिकेट का साइंटिफिक नेम क्या है? कीटा डोमेस्टिकस, एमरेस्का बिगुडुला, ऑर्थोप्टेरा या फिर ग्राइलिडी? ए कीटा डोमेस्टिकस। ठीक है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द पेस्ट विद द साइंटिफिक नेम अमरस्का बिगुडुला? अमरस्का बिगुडुला का कॉमन नेम क्या है? हाउस क्रिकेट, कॉटन जैसिड, लीफ ओपरी, नन ऑफ द अबव, कॉटन जैसिड। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द हाउस क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन कॉटन क्रॉप्स? सीरियस पेस्ट, पोटेंशियल पेस्ट, बेनिफिशियल इंसेक्ट या नन ऑफ द अबव, पोटेंशियल पेस्ट? व्हाट इज द पीरियड ऑफ द ऑप्टिमम एक्टिविटी फॉर द हाउस क्रिकेट? हाउस क्रिकेट की ऑप्टिमम एक्टिविटी कौन से पीरियड में होती है? जनवरी से मार्च के दरमियान, जुलाई से सितंबर के दरमियान, अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान या अप्रैल से जून के दरमियान, जुलाई से सितंबर के दरमियान? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्पॉटेड बॉलवर्म? स्पॉटेड बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? एरियस विटेला। ऑप्शन ए ही करेक्ट है, एरियस विटेला। हाउ मेनी एग्स कैन अ फीमेल स्पॉटेड बॉलवर्म ले? कितने जो अंडे हैं वो फीमेल स्पॉटेड बॉलवर्म ले करती है? 100 से 200 एग्स, 200 से 400 एग्स, 400 से 500 या 500 से 600? 200 से 400 एग्स ले करती है। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द स्पॉटेड बॉलवर्म एग? 3 to 5 days, 5 to 7 days, 7 to 10 days, 10 to 12 days, 3 to 5 days? Where does pupation of the spotted bollworm take place? On the plant, in the soil, among fallen leaves? बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। प्लांट के ऊपर भी, फॉलन लीव्स के ऊपर भी ये करेगी। व्हाट इज द प्यूपल पीरियड ऑफ द स्पॉटेड बॉलवर्म? 5 to 7 days, 7 to 10 days, 10 to 12 या फिर 12 to 15, 7 to 10 days? हाउ मेनी एग्स आर लेड बाय द सरफेस ग्रास ऊपर इन 3 to 4 clusters? 3 to 4 clusters में जो सरफेस ग्रास ऊपर है, ग्रास हुपर जो है वो कितने अंडे देता है? 30 एग्स, 60 एग्स, 90 एग्स या फिर 120 एग्स, 60 एग्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो को गौर से समझा है, सुना है, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म के जो एमसीक्यू हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या आ सकते हैं। ठीक है। तो आपने पूरी वीडियो को जो है वो डिफरेंट माइंडसेट से जो पढ़ना है कि हर एमसीक्यू जो है वो ऐसे सोचते हैं कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उसको याद करना है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।